ठीक है बैठ जाओ। चलिए सुनिए ध्यान से। हेलो हेलो चेक चेक। बैठो बैठो बैठो। ठीक है, देखिए वैदिक काल की बात हो रही थी, है ना? तो वैदिक सभ्यता के वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करनी है आज हम लोग। सुन लो शांत 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 शांत। ठीक है सर, बेस तो बहुत बेस की टेंशन डालो तुम, बढ़ा देंगे जहाँ जरूरत होगी। देखो वैदिक काल की बात हो रही थी, वैदिक काल की चर्चा हो रही थी। हम लोग बताया था मैंने कल आपको कि मैं आर्ट एंड कल्चर के साथ में एंशिएंट हिस्ट्री को मिक्स करके पढ़ाऊंगा। तो कल हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत तमाम चीजें देख ली, ठीक है, और कुछ प्री हिस्टोरिक इरा के बारे में भी देख लिया था। अभी उसके कुछ कल्चर के बारे में चर्चा करना बाकी है, उसके कल्चर की चर्चा आज करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा वैदिक समाज को जान लेते हैं, वैदिक समाज कैसा है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर कोई सोर्स आपको फॉलो करती हो तो कौन सी सोर्स फॉलो करते हो, पता है किसी को? कौन सी करते हो? नितिन सिंघानिया। आज के बाद मत करना, ठीक है? बस अभी तक कर ली तो कर ली, उसके बाद मत करना। उसके लिए कॉपी आपके लिए लेके आए, दूंगा किसी को नहीं, मेरी है। मीनाक्षी कांत देख सकते हो, बिल्कुल देखो। मीनाक्षी कांत की ये किताब है, इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर का पूरा सिलेबस मर्ज करके दिया हुआ है। अभी भी देख आवाज नहीं आएगी तुम लोग। देखो आर्ट एंड कल्चर का पूरा सिलेबस मीनाक्षी कांत से अगर आप लोग कवर करोगे, बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर एनालिसिस देते हैं ये लोग साथ साथ में पूरी, मतलब 2023 तक का प्रॉपर पेपर दिया होगा, अपडेटेड जो बुक आएगी उसके अंदर। तो आप आर्ट एंड कल्चर उससे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मीनाक्षी कांत को फॉलो कीजिएगा, आपकी एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न सब साथ में कवर हो जाएगी उसी से। सिर्फ सिंगल बुक पढ़ेंगे तो पूरा इतिहास खत्म हो सकता है। तो मीनाक्षी कांत के अंदर ये चीज एक क्वालिटी के साथ में दी हुई है कि अगर उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखा है तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड दिया हुआ है, अगर उन्होंने वैदिक सभ्यता लिखा तो थोड़ा बैकग्राउंड दिया, फिर उसकी कला एवं संस्कृति पे बात की है। तो इस वजह से ये किताब अच्छी है। नितिन सिंघानिया बहुत डिटेल्ड बुक है, अगर आपको 2 साल है यूपीएससी देने में तब आप उसको बैठ के पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 साल देना है एग्जाम, 2 साल का वेट करना है, 27-28 में एग्जाम देना है, 26 में देना है, तब आप पढ़िए। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को अगले साल ही एग्जाम देना है, 2025 तक एग्जाम देना है, वो लोग मीनाक्षी कांत को ही फॉलो कीजिए। मीनाक्षी कांत से अच्छी किताब इस समय मुझे नहीं लगी कोई आर्ट एंड कल्चर के लिए, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। रिव्यूज अच्छे हैं उसके, और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के बहुत ज्यादा उससे डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो अच्छी किताब है वो। ठीक, आज हम लोग को वैदिक सभ्यता के बारे में बात करनी है। वैदिक काल, कल हम लोग इसकी चर्चा शुरू कर चुके थे। हमने बोला था वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, है ना? 2 भाग बेसिकली, पहला जो था वो पूर्व वैदिक काल या अर्ली वैदिक काल बोलते हैं हम लोग इसको, और ये काल ही ऋग्वैदिक काल भी कहलाता है, ठीक है। इसी को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसका समय काल जो है वो 1500 से 1000 BC के बीच में है। तो 1500 से 1000 BC
इस समय में हम लोग पढ़ेंगे कि तमाम इस समय का भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक, आर्थिक या फिर कैसा समाज हुआ करता था, ये सब चीजें पहले पढ़नी है। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 BC तक का काल है। उत्तर वैदिक काल मतलब लेटर इरा की बात हो रही है, और इस इरा के अंदर देखिए कि समाज किस तरीके से पूरा परिवर्तित हो गया, बदल गया। तो सिर्फ थोड़ा सा गैप है, 1000 BC तक आते आते समाज पूरी तरीके से परिवर्तित कैसे हो जाएगा, ये बात देखने को हमको यहाँ मिलेगी। फिर उसका भी समाज राजनीतिक स्थिति वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, है ना। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, इसके बारे में जानकारी हमें प्रॉपर कहां से मिली? ऋग्वेद से मिली है। ऋग्वेद से ही हमें पता चला है कि ऐसा कोई वैदिक काल है, तो वही ऋग्वैदिक काल इसको इसीलिए बोला जाता है। ऋग्वेद और एक ईरानी साहित्य है, एक ईरानी साहित्य है जिसका नाम है अवेस्ता, ठीक है। ये अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। जैसे ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे खंडों में डिवीजन किया गया, बोला गया कि ऋग्वेद के अंदर तमाम ऐसी उस समय की स्टोरीज बताई गई हैं जो भारत के इतिहास से रिलेटेड है खास करके, और उसके अलावा उसके अंदर व्यापार से लेकर धर्म के पालन तक जो चीजें ऋग्वेद में दी हुई हैं, ऐसी तमाम चीजें अवेस्ता में भी देखने को मिली है। तो ईरानी कल्चर अवेस्ता, आपको लग रहा होगा कि अवेस्ता ईरानी कल्चर है और ऋग्वेद हिंदुस्तानी कल्चर है, इन दोनों में सिमिलरिटीज कैसे मिल सकती है? क्योंकि ईरान तो अगर बात करें एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है, मुस्लिम कंट्री है, अब वहां पे एक ऐसा वेद, एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ क्यों मिला, ठीक है। तो एक चीज आपको बता दें कि ईरान या फारस की जो भी खाड़ी है उसके आसपास का जितना भी इलाका है, ये सारा का सारा इलाका उस समय तक मूर्ति पूजा किया करता था। तो सब मूर्ति पूजक थे उस समय। ये धीरे धीरे अपग्रेडेशन हुआ, धीरे धीरे तब ये अरेबिक कंट्रीज में फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन उससे पहले फारस का जितना भी इलाका है वहां पे मूर्ति पूजा होती थी, और ऐसी ही कुछ संस्कृति जैसी भारत में फॉलो होती है वो वहां पे भी फॉलो होती है। तभी मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लीजिए, चाहे इजिप्ट की सभ्यता देख लीजिए, उन तमाम जगहों पर मूर्ति पूजा या फिर धार्मिक ऐसी बहुत सांस्कृतिक चीजें मिली हैं जिससे ये लगता है कि वहां के लोग शायद हिंदू धर्म के मानने वाले हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो हिंदू धर्म के विस्तार से ज्यादा वहां के लोग, अगर आप लोग पढ़ोगे तो बेसिकली कई सारे धर्म उससे पहले भी हुआ करते थे जो पश्चिमी इलाकों में देखने को मिलते हैं। उन धर्मों के विभाजन के बेसिस पे बात करें तो वो लोग मूर्ति पूजा के समर्थक थे बहुत बड़े। इतनी मूर्ति पूजा भारत में नहीं होती थी जितनी ईरान या फारस की खाड़ी में हुआ करती थी उन तमाम जगहों पे। तो मेसोपोटामिया के धार्मिक लोग उस समय हुआ करते थे, वो लोग इस चीज को फॉलो किया करते थे। तो इस बात की अपडेशन मिली है कि वहां के लोग भारत की संस्कृति से काफी मिलते जुलते लोग थे। तो इस वजह से यहाँ पर अवेस्ता के अंदर भी ये तमाम बातें की गई है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो कल ही मैंने आपको बताया, आर्यों को बेसिकली माना कहाँ का जाता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये वो जो इलाका है वहां का माना जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले एक प्रमाण भी दे दिया गया, वो प्रमाण ये है कि भौगोलिक विस्तार में ये लोग सबसे पहले अफगानिस्तान या आधुनिक पाकिस्तान में ही आकर बसे, ठीक है। तो अफगानिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका वो इलाका है जिसमें हम लोग आते हैं, बरेली अरेली का जो इलाका है, रोहिलखंड का इलाका, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अफगानिस्तान का पूर्वी इलाका, यहाँ तक ये तमाम आर्यों का डिवीजन देखने को मिलता है। और ये डिवीजन कब का है? ये सिर्फ ऋग्वैदिक काल की बात हम लोग कर रहे हैं अभी जब लेटर वैदिक काल आएगा तो ये लोग और आगे बढ़ जाएंगे और विस्तार इनका बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल ऋग्वैदिक काल के अंदर पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर ये लोग उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों तक बस चुके थे आकर, ये ऋग्वैदिक काल है, ठीक है। बोला जाता है कि सर्वप्रथम ये जो सप्त सैंधव नदियां बोली जाती हैं इतिहास के अंदर, सप्त सैंधव मतलब 7 रिवर्स बोला जाता है, 7 रिवर्स है ऐसी, वो 7 रिवर्स जो सिंधु के आसपास की तमाम नदियां हैं उनको 7 रिवर्स का फॉर्म दिया जाता है। उसमें एक सिंधु तो है ही और साथ में सरस्वती, ये बहुत पॉपुलर 2 नदियां, ठीक है। इसके अलावा 5 नदियां और है। तो बोला जाता है कि ये इसी के आसपास बसने वाले लोग हुआ करते थे अगर हम लोग रिवर्स के बेसिस पे देखें, ठीक है। तो रिवर्स के बेसिस पे सप्त सैंधव नदियां बोला जाता है, जिसमें 2 पॉपुलर नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु और सरस्वती। ये इन दोनों नदियां और 5 और नदियों के साथ में रहा करते थे। राजनीतिक अवस्था की बात करिएगा तो कबीलों में रहा करते थे यहाँ के लोग, ठीक है। समाज कैसा होता था?
कबीलों में बसने वाला होता था। कबीला आप लोग समझते हैं, एक छोटे छोटे समुदाय के फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में लोग रहते हैं, और वहां पर कबीले के अंदर कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं होती है, मुश्किल से 1000-1500 लोग या 2000-2500 लोग उस कबीले के पार्ट होते हैं, और उसमें एक राजन होता है, मतलब एक शासक होता है। राजन बोला जाता था इस समय शासक को यहाँ पर, ठीक है। कबीले को जन बोला जाता था, और जो वहां कबीले के ऊपर शासन किया करता था उसको बोलते थे राजन, ठीक है। और ये जो राजन का पद हुआ करता था, ये राजन का पद किसी भी तरीके का ऐसा नहीं था कि अगर पिता शासक है तो पुत्र भी शासक होगा, ऐसा जरूरी नहीं हुआ करता था इस समय। मतलब वंशानुगत बिल्कुल भी नहीं था। अगर पिता शासक है तो हो सकता है बेटा आगे चलते सोल्जर बन जाए या कुछ भी बन जाए, ऐसी चीजें हो सकती है। क्योंकि इसी के अंदर आप लोग वर्णा व्यवस्था को भी अगर देखोगे तो वर्णा व्यवस्था में भी तो ये बोल रहा है वंशानुगत नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी चीज में आपको वंशानुगत फॉर्म नहीं मिलेगी। मतलब अगर हम लोग देखें तो एक प्योर फॉर्म दिख रही है, समाज को किस तरीके से रहना चाहिए वो चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। राजनीतिक अवस्था के अंदर और कुछ चीजें देख लीजिए। पहली चीज है, राजन जो है उसको युद्ध का नेता बोला जाता था। युद्ध में नेता किसको बोला जाता था? राजन को बोला जाता था। ऐसे हम लोग कमांडर इन चीफ को बोलते हैं, सेनापति को बोलते हैं युद्ध का नेता, लेकिन वहां युद्ध का नेता कौन होता था? शासक ही होता था। राजा स्वयं युद्ध का नेता हुआ करता था। जनता का रक्षक भी इसी को बोला जाता है, जनता की रक्षा करने वाला जनता का रक्षक होता था, ठीक है। राजन जो है सभा, समिति, गण और विधत्त, इसके प्रति उत्तरदायी होता था। ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ की संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक सभा, दूसरी समिति, तीसरा गण और चौथा विधत्त। ये 4 संस्थाएं होती थी यहाँ पर, और इन संस्थाओं को बेसिकली यूज भी किया गया है। वेदों के अंदर भी नाम आया है सभा और समिति, ठीक है। सभा और समिति को बोला गया पुत्रियां हैं किसकी? प्रजापति, ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां हैं। अब पुत्रियां का मतलब यहाँ पर महिलाओं से नहीं, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से है। कि प्रजापति की पुत्री का मतलब ये हो गया कि प्रजापति को भगवान मानते थे उस समय लोग, अपना सबसे बड़ा लीडर माना करते थे, और प्रजापति ही हैं जो सभा और समिति को चलाने के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्होंने एक शासक को, एक राजा को उसके लिए चुना, ठीक है। ऐसा लोग माना करते थे, तभी सभा और समिति को पुत्री बोला जा रहा है। अब ये सभा, समिति, गण और विधत्त होते क्या थे? सभा बेसिकली पूरी तरीके से शासकों की एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जिसके अंदर शासक वर्ग रहता था पूरा का पूरा, और उस शासक वर्ग का काम क्या होता था? जनता के लिए क्या क्या कार्य करने हैं, उन कार्य को यहाँ पर चर्चा की जाती थी। सिर्फ उच्च वर्ग का शासक वहां रहता था, किसके अंदर? सभा के अंदर। समिति की जब बात आती है तो समिति के अंदर राजन के अलावा यहाँ पर पुरोहित वर्ग को भी रखा जाता था। मतलब राजन जो है, शासक जो है, उनको एडवाइस देने के लिए कि धर्म के मामले को कैसे लेके चलना है, उसके लिए वहां पे क्या आते थे? वहां पे पुरोहित भी साथ में कार्य किया करते थे। तो समिति के मेंबर्स पुरोहित वगैरह भी हुआ करते थे, और इसी के साथ में समिति के मेंबर्स वो भी होते थे जो व्यापार में उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, ठीक है। तो व्यापारी उच्च वर्ग की बात कर लीजिए, पुरोहित की बात कर लीजिए, या राजन या शासकों की बात कर लीजिए, सब समिति के मेंबर्स थे। अब उसके बाद में बचे कुछ लोग, जैसे बोला जाता था कि वर्ण सिस्टम के आधार पर अगर हम ना डिवाइड करें, लेकिन कार्य के आधार पर तो डिवाइड कर सकते हैं। कार्य के आधार पर कुछ लोग नीचे तबके के हुआ करते थे, जो लोग मेहनत, मजदूरी, किसानी, खेती, ये सब कार्य किया करते थे। ऐसे लोगों को सभा और समिति में जगह नहीं मिली, तो ऐसे लोग किसमें आए? गण का पार्ट बना करते थे, ठीक है। तो जो गण, जैसे गण राज्य जब बना, तो गण राज्य का मतलब लोगों के लिए ही तो राज्य बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सामान्य लोग हुआ करते थे। सामान्य लोग का मतलब वो मिडिल क्लास का बंदा या वो लोअर कास्ट का बंदा जो उसका पार्ट होता था, वो इसके अंदर आया करता था, ठीक है। तो ये सब होते थे, सभा, समिति, गण के पार्ट हो गए। बचा वो विधत्त। अब गण के अंदर महिलाएं भी, ध्यान रखिएगा, महिलाएं भी गण का ही पार्ट हुआ करती थी, क्योंकि महिलाओं को किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जगह नहीं मिली थी। तो ये किसके अंदर आते थे? गण के अंदर आते थे। अब बची महिलाएं। महिलाएं और जो बेसिकली और नीचे तबके का सिर्फ और सिर्फ जो लोग हुआ करते थे, वो इंडिविजुअल पार्ट बनाते थे विधत्त का। विधत्त के अंदर कोई शासक नहीं, विधत्त के अंदर कोई पुरोहित नहीं, विधत्त के अंदर कोई पुजारी नहीं, ना कोई व्यापारी, ना सामान्य लोग, सिर्फ और सिर्फ नीचे तबके के लोग और महिलाएं इसका पार्ट हुआ करते थे। ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्या कहते थे? विधत्त बोला जाता था। तो विधत्त के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आप बात करो तो लोअर इंस्टीट्यूशन बोला जाता है इसको, और लोअर इंस्टीट्यूशन में सबसे नीचे तबके के लोग यहाँ पर रहा करते थे, ठीक है।
उसके बाद में ये बेसिकली परिवार को यहाँ पर कुल कहा जाता था, और इसका जो प्रमुख होता था, जो लीडर होता था परिवार का, उसको कुलम कहा जाता था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो अंधाधुंध फैक्ट आते हैं इससे रिलेटेड कि उस समय परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था। जैसे कुलम लिखा हुआ एक शब्द यहाँ पर, तो कुलम बोला जाता था, परिवार के मुखिया को बोला जाता था। ठीक है, राजन की सहायता के लिए पुरोहित और सेनानी होते थे। सेनानी मतलब सैन्य प्रमुख की बात हो रही है यहाँ पे, कमांडर इन चीफ। तो पुरोहित राजा को सहायता करते थे धार्मिक मामलों में, और सेनानी राजनीतिक मामलों में उनकी सहायता किया करते थे। तो यहाँ पर पुरोहित और सेनानी इसके पार्ट होते थे। सैनिक पूर्णकालिक नहीं होते थे, सैनिक परमानेंट पोस्ट पे नहीं लाए जाते थे, इनको टेम्परेरी बेसिस पे रखा जाता था। जब चाहे राजा इनको हटा सकता था और जब चाहे नए लोगों की नियुक्ति कर सकता था। तो ये परमानेंट नहीं थे। आगे चल के ये पोस्ट परमानेंट हो जाएगी, कब हो जाएगी देखोगे आप लोग। ठीक है, आर्यों की सेना विकसित थी, वे घोड़े वाला रथ का प्रयोग किया करते थे। घोड़े वाले रथ के ऊपर राजा चला करता था वहां पर। तो सेना क्या दिखा रही है यहाँ पे, एक विकसित सेना दिखाया करते। ठीक है, पहले सिर्फ राजा जो है सिर्फ घोड़े पे चला करता था, अब क्या है घोड़े वाले रथ के ऊपर चल रहा है। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि ये अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बना है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में राजा की वैल्यू ज्यादा है, और वो रथ के ऊपर चला करता था। तो घोड़े वाले रथ के ऊपर चला करता था यहाँ पे राजन जो होता था। ये राजनीतिक अवस्था है पूरी की पूरी। कर व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, कर व्यवस्था इस समाज के अंदर नहीं थी। अगर चाहे तो दे सकते हो, अदरवाइज कोई कंपलसरी कर किसी के लिए नहीं था। तो पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल में, या जो अर्ली वैदिक काल पूर्व का वैदिक काल है उसके अंदर कर व्यवस्था थी, नहीं थी। वो अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड होता था, अगर आप देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो कोई कंपल्शन नहीं है। उसके बाद सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन अगर बोला जाए तो परिवार सबसे छोटी इकाई। ठीक है, और ये कैसे होती थी, पितृ सत्तात्मक होती थी, मातृ सत्तात्मक। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप बोल सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता को। लेकिन वैदिक सभ्यता कैसी है, पितृ सत्तात्मक है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति बेहतर बताई जाती है इस समय में। महिलाओं की स्थिति बेहतर थी और लोग उनको समानता का अधिकार भी दिया करते थे। महिलाओं को भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया गया, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाना, महिलाओं की भी स्थिति के अंदर कार्य करना कि मतलब उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना है। और ऐसी समस्याओं के लिए कुछ और भी चीजें दी गई हैं, वो भी आप देखोगे। जैसे यहाँ पर बाल विवाह का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, बाल विवाह ना होना क्या मतलब है इसका, कि महिलाएं वहां पर शोषण के किसी भी तरीके के फंदे के अंदर नहीं थी, कह सकते हो आप उसको। ठीक है, बाल विवाह के साथ ही साथ में एक विवाह प्रचलित था, ज्यादातर एक विवाह ही हुआ करता था। बहु विवाह के एक आध कुछ एग्जाम्पल्स वहां देखने को मिले हैं। अगर बहु विवाह बेसिकली उसको कहा जाता था, या वहां परमिशन मिलती थी कि अगर वाइफ की डेथ हो जाती है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके छोटे भाई से या बड़े भाई से विवाह किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर बहु विवाह से रिलेटेड एक ही दो एग्जाम्पल मिले हैं। तो बहु विवाह वाली प्रथा भी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। रिश्वत और दहेज, ये प्रथा व्याप्त थी। ठीक है, यहाँ पर रिश्वत और दहेज प्रथा आज भी जैसे समाज के अंदर चलती है। और रिश्वत तो बहुत अच्छे से जानते ही हो आप लोग, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो रिश्वत और दहेज प्रथा यहाँ पर व्याप्त थी पूरी तरीके से समाज के अंदर। तो ये सामाजिक यहाँ पे जीवन था। तो समझ लो रिश्वत कब से चली आ रही है ना। तो ये आज के समाज का बहुत ही क्रूशियल हिस्सा बन चुकी है करप्शन, है ना। शिक्षा मौखिक भी होती थी। मौखिक मतलब लोग बोल के ही लोगों को बताया करते थे। यहाँ पर कोई पढ़ा के नोट्स बना के रिटन कॉन्सेप्ट वाला कोई मुद्दा नहीं होता था। मौखिक शिक्षा होती थी, लोग अपने धार्मिक ज्ञान को भी लेते थे तो सिर्फ मौखिक रूप से ही लिया करते थे। तो सोचो पहले के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे। पढ़ाने वाला तो मौखिक रूप से पढ़ा ही रहा है, सुनने वाला भी सिर्फ सुना करता था, और सुनने के बाद उसको याद रखता था, और फिर उसके बाद अगले दिन पूछा जाता था तो उसको बताता भी था। तुम लोग की तरह नहीं था। ठीक है, तो वो बताता भी था। तो मौखिक शिक्षा बेसिकली हुआ करती थी, बिना लिखे लोग याद रखते थे। और ऐसे तमाम चीजों का जो भी है, इस समय लोग किताबें भी लिखने पे ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, मौखिक रूप से एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ बोला करते थे। जैसे आपने कबीरदास के बारे में सुना होगा। कबीरदास ना पढ़े लिखे थे, ना पढ़ना लिखना जानते थे, ना उन्हें लिखने का कुछ वो था। लेकिन आज के समय में अंधाधुंध कविताएं उनकी आप लोग देखते हो। कहाँ से आई ये कविताएं, कैसे आई ये कविताएं। तो बोला जाता है कि कबीरदास के पीछे पीछे उनके फॉलोअर चलते रहते हैं, आगे पीछे। और कबीरदास बोलते घूमते थे, जहां कविताएं जैसा माहौल देख लिया, मौसम देख लिया, बोल देते थे। और वो जहां बोलते थे पीछे वाला तुरंत लिख लिया करता था। तो उनको इतना याद था कबीरदास को,
वो सारी कविताएं याद रखते थे, बनाते थे, वो एक उनके अंदर टैलेंट था कहीं ना कहीं, मौखिकी तो था पूरी तरीके से, तो लिखने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं पहले। ठीक है, लोग मनोरंजन के लिए जो घोड़े हैं उनको दौड़ा दिया करते थे। ठीक है, घोड़े दौड़ाते थे, रेस लगवाते थे। ठीक है, यहाँ घोड़े दौड़ाने तक तो ठीक है, मुगलों ने तो मुर्गे दौड़ाने। ठीक है, तो वो दिक्कतें हुए हैं। ये सब मनोरंजन के साधन होते हैं, वैसे लोग करते हैं मनोरंजन। टीवी मोबाइल फोन थे नहीं उस समय, है ना, तो लोग ऐसे ही मनोरंजन करते थे। जैसे आदि मानव मनोरंजन कैसे करते थे पता है आप लोग को? क्या करते थे? शिकार करते थे। शिकार मनोरंजन के लिए, पेट के लिए करते थे। हाँ, क्या करके? वो उलाला वो ये देखो पिक्चरों में तुम लोग वो अपना मनोरंजन जो करा करते थे। जैसे बचपन में आप लोग जब बचपन में छोटे ही होते हैं सब ऐसे, तो जब आप छोटे थे तो छोटे जब आप हुआ करते थे, बच्चे होते थे, तो आप लोग कहाँ जाते थे? खेलने के लिए बाहर ग्राउंड में निकला करते थे। उस समय ना मोबाइल फोन थे हमारे पास में, कुछ भी नहीं थी ऐसी चीजें। तो हमें तो याद है कि हम लोग पेड़ पे चढ़ के बैठ जाया करते थे। ठीक है, कि धूप नहीं आएगी, ठंडी हवा लगेगी, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं। छोटे छोटे थे, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते थे आसपास के सारे लोग, और वहीं से कोई ना कोई गेम बना लिया करते थे, वहीं से खेला करते थे। ठीक है, अब जब पेड़ पे बैठा करते थे, ये लोग भी पहले जमाने में पेड़ पे बैठते थे जाके, जब इन्हें कुछ नहीं मिलता था, बोर होते थे खाली टाइम में, तो ये पेड़ पे बैठ के क्या करते थे? पेड़ की टहनी तोड़ी और टहनी से कुछ ना कुछ खरीदना शुरू कर देते थे, और वो क्या बन जाती थी? पेंटिंग्स बन जाती थी वहां पे। तो पेड़ों के ऊपर जो पेंटिंग्स बनी, वो पेंटिंग के साक्ष्य आज भी देखने को मिलते हैं। तो लोग लॉजिक लगाते हैं कि ये आदि मानवों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स है, और इन पेंटिंग्स को वो लोग मनोरंजन के तौर पर बनाते थे। तो मनोरंजन के लिए कोई पेंटिंग बना रहा है, ठीक है, कोई जानवरों का पालन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। कुत्ते से क्या फायदा मिल रहा है? उन्हें पालते थे ना, लेकिन क्यों पालते थे? शौक के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पालना उसको। ठीक है, कोई नहीं सुनेगा, कम से कम कुत्ते ही सुन ले। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सारी चीजें वो मनोरंजन के लिए उस समय में किया करते थे। तो ऐसे ही वैदिक काल का मानव भी घोड़ों को दौड़ाना। ठीक है, यहाँ पे गहने जो है पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते थे। ठीक है, गहनों की बात अगर यहाँ पे हो रही है तो चूड़ियां मत समझ रहे। ठीक है, चूड़ियां नहीं पुरुष पहनते थे। और चीजों की बातें कर रहा हूं मैं, जैसे बुंदा होता है कान का, उसको पहन लिया, गले में माला हो गई वो पहन ली, या हाथ में कड़ा हो गया वो पहन लिया। ऐसे आभूषण जो है वो पुरुष भी पहना करते थे और पॉपुलर था इस समय। ठीक है, तो महिलाएं पुरुष दोनों यहाँ पर आभूषण पहना करते थे। ठीक है, यहाँ पर संगीत का सहारा भी लिया करते थे। आर्य लोग थोड़ा बहुत संगीत भी जानते थे, और संगीत के बारे में भी यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है, जैसे वीणा। ठीक है, वीणा को या फिर वन को या फिर ड्रम को, ये सब बजाना वो लोग जानते थे। इन म्यूजिक की फॉर्म को भी यूज करा करते थे। तो ये सब एक मनोरंजन का साधन ही है। जुआ प्रचलन में था, जो लोग जुआ खेलते थे खाली समय में बैठ के, तो जुआ खेलना भी प्रचलन और एक मनोरंजन का साधन हुआ करता था। ठीक है, तो ये इन लोगों का सामाजिक जीवन है। ये लोग अपने समाज में इस तरीके के जीवन को जिया करते थे। बात करो आर्थिक जीवन की, अब खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, है ना, भूखे तो नहीं रह सकते, तो खाने पीने के लिए, आर्थिकी को अपनी चलाने के लिए क्या करते होंगे ये लोग? बेसिकली कुछ कारोबार थे इस समय जो बहुत पॉपुलर है, जिसमें एक बढ़ई का कारोबार है। ठीक है, कारपेंटर जिसको कहा जाता है, कारपेंटर। उसके बाद लोहार है, लोहे का कार्य हुआ करता था। आपको पता है आयरन एज के बाद की वैदिक एज है, तो यहाँ पर लोहा मिल चुका है, तो लोहे का यहाँ पे कारोबार होता था। कुम्हार जो होता है, मिट्टी वगैरह का जो चाकवाक होता है उसके लिए जाना जाता है, तो मिट्टी के बर्तन बनना, उसकी नक्काशी बनना लोगों तक, उसका भी व्यापार किया जाता था। तो ये काम बहुत पॉपुलर थे बढ़ई, लोहार और कुम्हार के वैदिक सभ्यता के अंदर। इससे लोग अपना आर्थिक जीवन व्यतीत किया करते थे। यहाँ पर जो है खेती या पशुपालन, दोनों तरीके की चीजें देखी गई। ठीक है, खेती भी होती थी और पशुपालन भी होता था। पशुपालन के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग गाय भी पालते थे। ठीक है, गाय का भी एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको वैदिक काल के अंदर। गाय के अलावा अगर बात करें तो बैलों से खेती करवाया करते थे, तो वो भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखता है यहाँ पर। ठीक है, एक सींग वाला पशु भी मिला है यहाँ पर, वो भी देखने को मिलता है। अब एक सींग वाला पशु जो देखने को मिला है, उससे जरूरी नहीं है कि वो खेती ही करवाते होंगे, खेती वाले कोई साक्ष्यों से नहीं, लेकिन पशु मिला है, पशुपालन का एक एग्जाम्पल वो हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा मिश्रित खेती वगैरह किया करते थे। खेती के लिए
कुछ अनाज को उगाया करते थे। अब अनाज में यहाँ सारा अनाज मिल चुका है, धान भी है, गेहूं भी है, क्योंकि वो सब हमको प्री हिस्टोरिक इरा के अंदर मिल चुका था। और सिंधु घाटी सभ्यता आते आते सभी अनाज हमारे पास में था, तो लोग खेती पे डिपेंडेंट रहा करते थे। ठीक है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो पशुपालन सबसे ज्यादा प्रमुख व्यवसाय था, और पशुपालन के अलावा लोग आपस में इधर उधर ट्रेड भी किया करते थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया या इजिप्ट की सभ्यता के साथ में ट्रेड होता था, वैसे वैदिक सभ्यता के लोग भी विदेशों की सभ्यताओं के साथ में, जैसे ईरान का एग्जाम्पल दिया था, उनके साथ में ट्रेड या व्यापार करते हैं। ठीक है, तो ये व्यापारी वर्ग भी यहाँ पे देखने को मिलता है। युद्ध गायों के लिए होती थी तथा विनिमय के लिए भी आधार गाय थी। ठीक है, बेसिकली गाय इतना इंपॉर्टेंट एनिमल है उस समय कि लोग इसके लिए युद्ध किया करते थे। ठीक है, और युद्ध करने का मतलब यहाँ बेसिकली है कि जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होंगी वो उस समय शासक होता था, राजा हुआ करता था, राजन की उपाधि ही उसको दी जाती थी। तो गाय को जीतना लोग युद्ध समझते थे। ठीक है, तो गाय को जीतना जिसको लोग युद्ध समझते थे, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है गविष्टि। ठीक है, गविष्टि वर्ड यूज होता है कि गायों के लिए जब युद्ध होता था, उस युद्ध को जब लड़ा जाता था तो उसको गविष्टि बोला जाता था। तो ये गविष्टि वाला जो प्रॉपर सीन है वो इस समय देखने को मिला। लोग ज्यादा से ज्यादा विनिमय के लिए भी, आदान प्रदान के लिए भी एक दूसरे को गाय से ही व्यापार के बेसिस में भी देखा करते थे कि गाय अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उससे ज्यादा कीमत लोगों को मिला करती थी और लोग इससे अपने व्यवसाय को बढ़ाया करते थे। लेकिन लोग गाय बेचने से इस समय इसलिए डरते थे या ज्यादा इस वजह से दूर हटते थे क्योंकि वो गाय को मानते थे कि अगर ज्यादा गाय हमारे पास रहेंगी तो शायद अगले शासक हम ही हो सकते हैं, है ना। तो गाय यहाँ पर लोग बेचने से इसलिए घबराते थे, डरते थे, वो ज्यादा से ज्यादा गाय खरीदने की बात करते थे कहीं से भी मिल जाए। तो ये राजा बन जाता था, आगे चल के ऐसा होता था। सोने के सिक्के प्रचलन में थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता में सोने के सिक्के चलते थे जिनको निष्ठ बोला जाता था। ये क्वेश्चन शायद 2019 के पीसीएस में पूछा गया, आई थिंक 19 या 20 में पूछा गया कि वहां पर निष्ठ जो शब्द यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, शायद देख लीजिएगा इसको। 2-3 वर्ड है। गोयोती, डोरी नापने को बोला जाता था, गोयोती। ठीक है, गोयोती एक शब्द है जिसके लिए किसके लिए यूज होता था, जब दूरी नापी जाती थी तो उसके लिए गोयोती यूज होता था। गोपति बोला जाता था राजा, जो राजन होते थे, जैसे राजन एक शब्द, शासक एक वर्ड यूज हो रहा है, वैसे ही गोपति बोला जा रहा है इनको। ठीक है, उसके बाद गोधुली, गोधुली बेसिकली समय को बोला जाता था, टाइम जो होता है समय, उसको गोधुली बोला जाता था। ठीक है, तो ये सारे शब्द यहाँ पर यूज करने का मतलब बेसिकली ये है। इसमें भी देख लो गाय का इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि अगर वहां पे शब्दावली भी बनाई जा रही है तो उसके अंदर गाय के वर्ड को ऐड कर दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोधुली, गोपति या गोयोती लिखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि काव कितनी इंपॉर्टेंट थी वहां पे, है ना। तो ये चीज पता चलती है। यहाँ पे लोग लकड़ी तथा मिट्टी से बनाए घरों में रहते थे, है ना। लकड़ी के घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे यहाँ पर बनाए हुए। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि यहाँ का जो समाज था वो बेसिकली विलेज लेवल पे पूरी तरीके से डेवलप हुआ था। ठीक है, समाज कैसा था, ग्रामीण समाज यहाँ का था अगर पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता की बात करें। लेकिन अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ज्यादातर समाज वहां क्या दिखता है, वो शहरी व्यवस्था या फिर नगरीकृत शासन के फॉर्म में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर विलेज के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख फसल जो थी वो थी जौ। ठीक है, जौ यहाँ पर सबसे प्रमुख फसल थी। लोग धान गेहूं वगैरह उगाते थे, लेकिन जौ सबसे प्रमुख फसल हुआ करती थी। आर्थिक जीवन है, उसके बाद धार्मिक जीवन है। धार्मिक जीवन में यहाँ पर बोला गया है कि ऋग्वेद के अनुसार इस काल में बेसिकली 33 देवता थे। कितने? 33 देवता। ऋग्वेद के अनुसार इस काल में जो हमारा पूर्व का वैदिक काल है, इसमें 33 देवता हुआ करते थे और उन देवताओं को 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। और ये 3 श्रेणी ये है जिसमें आकाशीय देवता आते हैं, अंतरिक्ष के देवता आते हैं और पृथ्वी के देवता आते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वैदिक काल में आकाशीय देवता कौन कौन थे, तो वरुण, सूर्य और आदित्य ये कौन कहलाते हैं, ये आकाशीय देवता कहलाते हैं। ठीक है, आकाशीय देवता के अंतर्गत अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि आकाश से रिलेटेड जितने भी सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है उन सबके लिए ये देवता जिम्मेदार होंगे। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष के देवता बोला जाता है इंद्र, रुद्र और मारुत को। ठीक है, इंद्र को या फिर रुद्र को या मारुत को यहाँ अंतरिक्ष का देवता, ये लोग
पूरे पृथ्वी के ऊपर कैसे कंट्रोल करते थे, ठीक है। जैसे इंद्र को देवता का देवता बोला जाता है ना, तो वो सबसे बड़े देवता के फॉर्म में जाने जाते थे इस समय। अगर बात करें रुद्र की तो बोला जाता था गुस्सा, जो एंगर होता है, अगर किसी को एंगर आता है तो उसके देवता बोला जाता था, एंगर का देवता बोला जाता था। और एंगर आता था उसके बाद में मारुत देवता, इनको तूफान का देवता बोला जाता था कि हर तरफ तूफान अगर आएगा भयंकर, अगर किसी भी तरीके की कोई वोल्केनो आएगा या भूकंप आएगा, उस सबके लिए मारुत देवता यहाँ पर जिम्मेदार माने जाते थे। तो ये मारुत देवता होते थे। पृथ्वी के देवता की बात करें तो अग्नि, सोम या पृथ्वी, इनको ही पृथ्वी का देवता बोला जाता था। ये पृथ्वी को या फिर पूरी अर्थ को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल इनको माना जाता है। तो ये देखिए इन 3 भागों में 33 देवताओं का, ऐसे बहुत सारे देवता है, 33 तो याद नहीं कर सकते हम, लेकिन एटलीस्ट इतने याद कर लो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आकाश के देवता कौन कौन है, अंतरिक्ष के कौन है और पृथ्वी के कौन है। इससे हमको ये याद हो जाएगा कि हाँ बेसिकली ये लोग हुआ करते थे। आर्य प्रमुखता प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर को पूजा करते थे। नेचर को पूजने का मतलब बेसिकली अगर बात करें तो सूर्य की उपासना, ठीक है, सूर्य नेचर का पार्ट है, सूर्य की उपासना हो गई। पृथ्वी की उपासना हो गई, धरती, ठीक है, क्योंकि धरती की उपासना का मतलब क्या हो गया, अन्न निकल रहा है वहां से, वो हमको अन्न देती है, खाने को दे रही है, तो पृथ्वी को उपासना। लोग वृक्षों की पूजा करने लगे थे इस समय, वृक्षों की पूजा क्योंकि वो भी खाने के लिए इंसानों को दिया करती, तो वृक्षों की पूजा। तो ये बेसिकली प्रकृति की पूजा किया करते थे, नेचर की पूजा यहाँ पे लोग किया करते थे, ठीक है। मंदिरों में पूजा नहीं दिखेगी यहाँ पर। वैदिक सभ्यता में, खास करके ऋग्वैदिक सभ्यता के अंदर लोग ओपन एरियाज में पूजा करते थे। यहाँ पर मंदिर वगैरह के यहाँ पर प्रमाण नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। मिलेंगे भी तो 1-2 प्रमाण वो सिक्कों के या फिर उसके आर्ट के फॉर्म में कहीं ना कहीं मनकों के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे मंदिरों के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग खुले में करते थे पूजा, और खुले में यज्ञ का प्रचलन बहुत ज्यादा था, ठीक है। जो यज्ञनाज होते हैं या यज्ञ होते हैं, वो यज्ञ का प्रचलन बहुत ज्यादा हुआ करता था। इस वजह से ये लोग मंदिरों में पूजा ना करके ओपन एरियाज में पूजा किया करते थे, ठीक। तो ये इनकी धार्मिक जीवन है। धार्मिक जीवन में ये किस तरीके से और किस किस को फॉलो करते थे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स के सामने दिए गए, ठीक। ये तो सब था आपका पूर्व का वैदिक काल। ये पूर्व के वैदिक काल में लोग ऐसे रहा करते थे। अब उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत लोग किस तरीके से रहते थे, क्योंकि यहाँ पर कल्चर ही बदल गया और थोड़े सीन ही बदल गए थे कि लोग किस किस तरीके से विभाजित रहते थे, ठीक है। तो जिसमें पहला दिया हुआ है भौगोलिक विस्तार। मैंने बोला था भौगोलिक विस्तार बढ़ेगा इन लोगों का और ये लोग और आगे बढ़ेंगे। अब भौगोलिक विस्तार की बात करें तो पंजाब से लेकर गंगा यमुना के दोआब तक पहुंच चुके थे। गंगा यमुना का दोआब कौन सा रीजन? मैदानी क्षेत्र उत्तर का। और ये कहाँ पड़ता है? पूर्व के इलाके में पड़ता है। अगर बात करें तो ये इलाहाबाद, बनारस, ये जितना भी इलाका है इधर सबका, ये सब वही दोआब का क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके तक पहुंच चुके थे। और कहां तक पहुंच गए थे? पंजाब तक। वहां पंजाब से लेकर यहाँ उत्तरी इलाके में या फिर उत्तर प्रदेश के इलाके में पूर्व तक के रीजन में पहुंच गए। तो विस्तार भी होगा जैसे जैसे समय बढ़ेगा, इस वजह से इनका विस्तार हुआ था, ठीक है। इन्होंने शुरू में जितने भी जंगल थे उनको जला दिया अपने बसने के लिए। जैसे आप जिस जगह पे रह रहे हो, ये भी एक समय में जंगल रहा होगा बहुत बड़ा, तो जंगल रहा होगा तो लोगों ने जंगल काटा होगा, काटने के बाद में यहाँ बसना शुरू किए होंगे यहाँ पे लोग, है ना। तो जंगलों को काट के बेसिकली यहाँ पर लोगों ने बसना शुरू किया था। नहीं काट पाए तो क्या करते थे? जला दिया करते थे। तो यहाँ के लोग ज्यादातर हथियारों का उपयोग कम करते थे, तो क्या प्रयोग करते थे? आग का प्रयोग करते थे, जंगल ही जला देते थे। तो जलाने के बाद उसको साफ करके वहां पे रहना शुरू कर दिया। इन्होंने कई शहरों को खोजा था जंगल जला जला के, जिन शहरों में जैसे विदिशा एक शहर, ठीक है, कौशाम्बी है, काशी है, ठीक। ये बड़े बड़े जो शहर, खास करके उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े शहर हम आज के समय में देखते हैं, या फिर आप आगे बात करोगे मौर्य और गुप्ता काल में, या फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म, इस समय में इन शहरों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये शहर किसके दौरान खोजे गए थे? आर्यों के दौरान खोजे गए थे, वही जंगलों को जला जला के, ठीक है। इसके बाद में राजनीतिक संगठन, वही राजनीतिक जीवन कैसे होते थे। अब छोटे कबीले बड़े राज्यों में परिवर्तित हो गए। पहले लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, अब लोगों ने बड़े बड़े राज्य बना लिए, क्योंकि जगह ज्यादा हो गई, रहने का स्थान ज्यादा हो गया। अब जब रहने की जगह ज्यादा हो गई तो लोग अब क्या हुआ, बड़े बड़े राज्यों में अपने आप को वहां पर बसाने लगे और वहां रहने लगे।
राजन अब राजन नहीं बचा, क्योंकि कबीले में नहीं रहता था, वो सम्राट बन गया। ठीक है, अब उसको किस शब्द से जाना जाने लगा? सम्राट के नाम से जाना जाने लगा। पहले राजन बोलते थे क्योंकि सिर्फ एक कबीले का मालिक था, बाद में क्या बोलने लगे? सम्राट बोलने लगे, क्योंकि अब पूरे एक राज्य का मालिक है ना। ये कुछ वैसे ही हो गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो ये वही डिफरेंस कुछ उस तरीके का। सभा समिति की शक्तियों में कमी आई। सभा समिति तो अंधाधुंध शक्तियां राजा को तो दे रही थी या फिर पुरोहितों को दे रही थी, तो ऐसी शक्तियों में अब कमी आई, क्योंकि राज्य बड़ा हो गया, और राज्य जब बड़ा होगा तो विस्तार के क्षेत्र भी बढ़ेंगे, विस्तार के क्षेत्र में लोगों के राइट्स भी बढ़ाने की जरूरत है। तो लोगों के अधिकारों के ऊपर चर्चा करने के लिए इन्होंने सभा समिति की शक्तियों को थोड़ा कम कर दिया और लोगों से राय लेना या मशवरे लेना शुरू कर दिए कि समाज को किस तरीके से चलाया जाना चाहिए। ठीक है, राजा का पद पहले वंशानुगत नहीं था, अब वंशानुगत हो गया। ठीक है, राजा का पद अब देखने को मिलता है कि राजा का बेटा ही राजा यहाँ पे बनेगा, ये वाला कल्चर यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट दिखी। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति पहले से डाउन हो गई। हम लोग वहां पढ़ रहे थे कि महिलाओं की स्थिति में समानता थी, महिलाएं समान तरीके से रहा करती थी पुरुषों के साथ में, लेकिन यहाँ पर समानता नहीं दिखती, यहाँ गिरावट दिखती। गिरावट के अभी कारण भी दिखेंगे आपको, क्या क्या कारण थे। राष्ट्र शब्द यहीं से उपयोग में आया था। उस राज्य को क्या बोल दिया जाता था? एक राष्ट्र का कहीं ना कहीं नाम दे दिया जाता था। तो राष्ट्र शब्द कहां से आया? यहीं से। नेशन वर्ड आया ही बेसिकल यहीं से। ठीक है, राजा स्थायी सेना रखने लगा था। पहले कैसा रखता था? टेम्परेरी। अब क्या हो गया? स्थायी सेना रखने लगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में राजकीय कार्य में राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनापति या फिर सुत, संहिता, भागदुगा आदि पद बना दिए गए। ये बेसिकली राजा के वो डिपार्टमेंट्स हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। अब राजा का वजीर भी होगा, वजीर के बाद फाइनेंशियल मिनिस्टर भी होगा, फाइनेंशियल मिनिस्टर के बाद में कोई होम मिनिस्टर भी होगा। तो ये अलग अलग पद यहाँ पर डिवाइड कर दिए गए राजा की जो मदद के लिए तैयार रहते थे। सेना कैसी हो गई थी? अब स्थायी हो गई थी, तो स्थायी सेना के लिए ऐसा पद बनाना जरूरी था। ठीक है, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन की बात करो तो पहली चीज तो वर्ण व्यवस्था समाज में आ गई, जिसने समाज 4 वर्ण में विभक्त हो गया। ऐसा नहीं है कि समाज 4 वर्ण में पहले नहीं था, लेकिन यहाँ पर 4 वर्णों में विभाजन देखने को मिलता है। पहले था तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करते हैं कि किसके बेसिस पे था? कर्म के बेसिस पे था। और अब ये क्या हो गया? जन्म के बेसिस पे। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा तो वो भी तो किसके बेसिस पे? जन्म के बेसिस पे हुआ। तो वंशानुगत प्रणाली यहाँ पर भी शुरू हो गई, जैसे वहां पर देखने को मिलती है। तो ये प्रणाली के अंदर अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 कैटेगरी में पूरे समाज को डिवाइड कर दिया गया। और लेटर ऑन आगे चल के ये प्रणाली 5 भागों में डिवाइड हो गई थी। कर दिया था ना कुछ 5वां? कल क्वेश्चन दिया था ना, क्या है आंसर उसका? वैसे तो है ही 4, हमने तो कल भी बताया था। वैसे तो 4 ही, ऐसे बताओ 4 ही दिख रहे हैं, कहाँ ढूंढे? लेकिन सर अगर माना है तो और नहीं, जो बोल रहे हो तुम वो बात सही बोल रहे हो थोड़ी। 5वां वर्ग विभाजित शूद्रों से ही हुआ। मैं वही जानना चाह रहा हूँ उसको क्या बोला जाता था। अब तो पूरा दिन दे दिया, पूरी रात दे दी, पूरी सुबह दे दी, हैं? क्या अछूत बोला था तुमने? कल आदिवासी बोला था अभी अछूत बोला है। अनटचेबल्स 5वां वर्ग है जिसको अछूत बोला जाता है। ठीक है, वो है। लेकिन इसको एक शब्द और दिया जाता है जिसको आगे चल के आप दलित या हरिजन के फॉर्म में जानते हो। ये शूद्र बेसिकली इस वर्ग से अलग प्रणाली में आते हैं। शूद्रों को पूरा एक बेसिक दे दिया जाता था कि सारे शूद्र सेवा के लिए बने, लेकिन आगे चल के जब ये जाति व्यवस्था और गहराती चली गई तो लोगों ने बोला नहीं, शूद्रों का विभाजन होगा। और वो शूद्रों का विभाजन इस तरीके से हुआ कि शूद्र सब समाज सेवक नहीं कहलाए। शूद्रों को फिर अलग तरीके से और कहीं ना कहीं आप कहोगे कि और उनकी गति बिगाड़ने के लिए और विभाजन कर दिया गया। तो वो एक वर्ग अछूत या अनटचेबल्स के फॉर्म में बोला गया। लेकिन ये धीरे धीरे इसको सम्मानजनक स्थिति देने के लिए आगे चल के, जैसा हम लोग ने पढ़ा था, इसको एक दलित वर्ड दिया गया था। किसके द्वारा?
दलित वोट भीमराव अम्बेडकर ने दिया, हरिजन महात्मा गांधी ने दिया था, हरिजन महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। दलित वोट किसने दिया था? दलित शब्द किसने दिया था? पढ़ा तो था यही में हम लोग कुछ दिन पहले, परसों ही पढ़ा था। ज्योतिबा फुले, एग्जैक्टली ज्योतिबा फुले ने दलित शब्द यूज किया था प्रथम टाइम। तो ये अछूत वर्ग से इसको एक सम्मानजनक स्थिति देने के लिए दलित शब्द वहां पे यूज किया गया। तो जो पांचवा वर्ण डिवाइड होता है वो शूद्रों का ही एक सब कैटेगरी को बना दिया गया आगे चल के, जिसको अछूत, अनटचेबल्स, दलित, हरिजन ये सब एक ही शब्द में यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद में महिलाओं की स्थिति भी धीरे धीरे खराब होती चली गई। महिलाओं की स्थिति खराब होने का मतलब ये है कि जब वर्णों का विभाजन हुआ तो वर्णों के विभाजन के बाद में पुरुष और महिलाओं के बीच में एक बहुत बड़ा बंटवारा देखने को मिलता है। और वो बंटवारा बेसिकली इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं को जगह नहीं दी जाती थी। जैसे विदत्त में दे रहे थे, गढ़ में दे रहे थे कि महिलाएं भी इसका पार्ट बनेंगी, अब महिलाओं को उन सब जगहों पर जगह नहीं दी जा रही थी। तो महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती गई, है ना। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है, ठीक। मनोरंजन का प्रमुख साधन अगेन फिर जैसे घुड़सवारी है, घोड़े को दौड़ाना पहले भी होता था और जुआ खेलते थे, वो अभी भी हो रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर हो गई थी जिसके चलते शूद्रों को ऊपर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कह सकते हो आप शोषण होने लगा था। जैसा हम लोग यहाँ बात ही कर रहे हैं कि शूद्र का एक और विभाजन आगे देखने को मिलता है, वो दलित के फॉर्म में क्रिएट किया गया, ठीक है। यहाँ पर पुरुष जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। ये आश्रम वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, ये 4 आश्रम में विभाजन, ये लेटर वैदिक काल का है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यासी और वानप्रस्थ, ठीक है। ये 4 जीवन है जिन जीवन के अंतर्गत पूरे पुरुष के जीवन को विभाजित किया गया है। ये इसी समय का लेटर वैदिक। तो सामाजिक जीवन कुछ इस तरीके का रहता था। विवाह के प्रकार देख लीजिए इस समय, ये भी समाज का ही एक वर्ण है। विवाह में 4 तरीके के विवाह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक ब्रह्म बोलते थे जिसको, इसमें बोला जाता था कि अपनी ही समाज की जाति में विवाह करना ब्रह्म कहलाता था, ठीक है। दैव बोलते थे, दैव का मतलब देवदासी बना देना, ठीक है। दासी या फिर गुलामों के तौर पर जब विवाह किए जाते थे तो वो दैव विवाह कहलाता था। अनुलोम का मतलब होता था अपने से उच्च वर्ण में पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की महिला के साथ में विवाह करना, ठीक है। पुरुष उच्च कास्ट का होता था, महिला निम्न कास्ट की होती थी, तो उसको बोलते थे अनुलोम। प्रतिलोम में रिवर्स कर दो, महिला उच्च कास्ट की होती थी और पुरुष निम्न कास्ट का हुआ करता था, तो ये प्रतिलोम। ऐसे 4 तरीके के विवाह उस समय हुआ करते थे, ठीक है। अब ये जब ऐसा विभाजन देख रहे हो तो आप खुद ही समझ सकते हो कि जाति व्यवस्था कितनी ज्यादा वहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुकी है। उसी जाति व्यवस्था का ये प्रमाण है कि विवाह का इस तरीके से वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये उस समय देखने को मिलता है। इसीलिए तो आपको याद होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो, और लेकिन कौन से वेदों की ओर लौटो? पूर्व के वेदों की ओर लौटो, क्योंकि ये तो लेटर वेद है, यहाँ तो विभाजन ही अलग किया जा रहा है ना। तो इस वजह से वो कहते हैं, तभी आर्य समाज ने इस वाले कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया था। आर्य समाज ने कहा सबका, ठीक है, अंतर धार्मिक भी होगा, अंतर जातीय भी होगा, सबका विवाह होगा और सब समान है। इस बात को उन्होंने बाद में कोट किया। आर्थिक स्थिति की बात करो, ठीक है। बोला जा रहा है निष्क ने गाय का स्थान ले लिया था। निष्क क्या था? सोने का सिक्का था, सोने की करेंसी थी, मतलब पैसा ज्यादा प्रभावी हो गया। पहले गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी, गाय के बेसिस पे सब कुछ होता था। गाय जिसके पास सबसे ज्यादा वो राजा, अब निष्क जिसके पास सबसे ज्यादा वो राजा, मतलब सोने के सिक्के या सोने का सामान जिसके पास सबसे ज्यादा है वो अब कार्य किया करता था शासक के तौर पर। तो निष्क अब इतना महत्वपूर्ण हो गया कि जिसने गाय की जगह ले ली थी। गाय की इंपॉर्टेंस अब उतनी नहीं बची, क्योंकि पहले गविष्टि जो सब आप देख रहे हो सब गाय के नाम पे होता था। अब लोग रुपए या पैसों के लिए यहाँ पे युद्ध करने लगे थे, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। ऋग्वेद में सोना, तांबा तथा कांसे के सिक्कों का उपयोग बताया गया है, परंतु उत्तर वैदिक काल में अगर देखें तो सीसा, चांदी और लोहे तक के सिक्कों का उपयोग बताया गया, ठीक है। तो लोहे तक के सिक्कों का उपयोग, सीसा का, चांदी का, ये सब लेटर वैदिक काल में यूज हो रहा है। लेकिन पहले की बात करी जाए तो सोना, तांबा और कांसे के सिक्के हुआ करते थे। तो ये दोनों के अगर बात करो जीवन में, आर्थिक स्थिति के जीवन में, रहन सहन के तरीके में ये फर्क है।
तो इस फर्क को पूछा जाता है, कभी कभी विभाजन आ जाता है, डिवीजन लिखने को आ जाता है, या फिर डिवीजन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि ये बताइए कि ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल से अलग कैसे है। तो ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल से इसी बेसिस पे अलग है जो हमने ये दो आर्थिक स्थिति के पॉइंट देखे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको वहां पे मेंशन किए जाएंगे, तो उसको आप पहचान जरूर लीजिएगा इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो कर्म कांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। कर्म कांड का मतलब, कर्म कांड किसको बोलते हैं? धार्मिक अनुष्ठान, पूजा वगैरह जिसको कहते हैं, जैसे यज्ञ वगैरह कह सकते हो, या मतलब धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई, कर्मकांड ज्यादा बढ़ गए। का मतलब ये है पहले लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट रहते थे कि हम तो यज्ञ कर लेंगे ओपन में जाके और हमारी पूजा पहुंच गई, हम प्रकृति के साथ में सीधे जुड़े हुए हैं, नेचर के साथ में, तो लोग नेचर की पूजा ज्यादा किया करते थे। यहाँ लोगों के फेवरेट ईश्वर या भगवान बन गए धीरे धीरे चल के, और जब ये बनना शुरू हो गए तब लोगों में एक विभाजन और क्रिएट हुआ। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है, इस काल में प्रजापति प्रमुख देवता बन गए, ठीक है। प्रजापति प्रमुख देवता बन गए और विष्णु को संरक्षक का दर्जा मिलता है। हम लोग ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता किसको मानते हैं? प्रकृति के अलावा अगर किसी एक देवता के नाम की बात करें तो इंद्र का नाम बताया था मैंने, है ना, इंद्र को मानते थे। इंद्र को बोला गया, फिर बाद में जब ये विभाजन आया, इस विभाजन ने क्या करा, इंद्र है उच्च जाति के देवता और प्रजापति है निम्न जाति के देवता। तो ये विभाजन देवताओं के बेसिस पे होना शुरू हो गया। इंद्र को लोग उच्च जाति का देवता कहने लगे और यहाँ प्रजापति को क्या बोलने लगे, निम्न जाति का देवता। तो यहाँ पे लोगों ने अपना, क्योंकि ज्यादातर लोग मध्यम वर्ग के और निम्न जाति के लोग होते थे, उन सब ने मिलकर अपने एक देवता को चुन लिया कि हमारे देवता तो प्रजापति है, ठीक है। और प्रजापति यहाँ के प्रमुख देवता बन गए। इंद्र की यहाँ पे इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है और प्रजापति की ज्यादा हो जाती है लेटर वैदिक एरा के अंदर। और प्रजापति को फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि शूद्रों का देवता भी बोला जाता था, निम्न जाति का देवता भी बोला जाता था, ऐसे शब्द किताबों में यूज हुए, ठीक है। तो ऐसे देवता, इंद्र को उच्च जाति का देवता बोला जाता था, ऐसे शब्द किताबों में यूज हुए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग उस बेसिस पे इसको कर लीजिएगा, ठीक। ये सब हुआ क्यों? वेदों की वजह से। अब वही चार वेद, वैदिक कालीन साहित्य की वजह से ही पता चलता है हमको। चार वेदों के अंदर लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग तरीके से बनाई, उसकी वजह से एक विभाजन टाइप का देखने को मिला, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, चार वेद आप लोग पढ़ चुके हो कई बार। सिर्फ चार वेदों के अंदर दो एक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताऊंगा बस। जैसे ऋग्वेद है, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ के फॉर्म में इसको जाना जाता है, ठीक है। ये एक अच्छा फैक्ट है जिससे आपको पता चले पूरे विश्व में सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कौन सा है तो वो वेद को जाना जाता है, ऋग्वेद को जाना जाता है, ठीक है। इसके तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है और गायत्री मंत्र को आज के समय में भी हम लोग उसी तरीके से यूज करते हैं जो उस वेद के अंदर लिखा हुआ है। तो बिना किसी परिवर्तन के साथ में इसको आज भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके 10वें मंडल में क्या लिखा हुआ है? वर्णों के बारे में, ठीक है। तो वो बात आप लोग को याद होगी कि वर्णों का विभाजन 10वें मंडल के अंदर लिखा गया, तो 10वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है। एक मंडल के अंदर एक युद्ध की बात की गई है, वो कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल है। कौन से युद्ध की बात हुई है? दशरात का युद्ध, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बस बार बार पूछे गए हैं तो आप लोग को बस ऐसे याद रखने। तीसरा मंडल, 10वां मंडल, 7वां मंडल, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना। तीसरा मंडल क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है यहाँ पर, ठीक है। दशरात के 7वें में, तीसरे में तो गायत्री मंत्र है ना, तीसरे में गायत्री मंत्र, 7वें में दशरात वाला है। सामदेव गाए जा सकने वाली बेसिकली रचनाओं का वर्णन इसके अंदर किया गया। जितनी भी रचनाएं आप गा सकते हो, बोल सकते हो, वो सारी रचनाएं यहाँ पे लिखी गई हैं। जैसे आज के समय में आप भजन वगैरह को यूज करते हो या जो भी चीजें यूज कर सकते हो, उन मंत्रों के उच्चारण को यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो ये गाए जा सकने वाली रचनाएं यहाँ पर है। ध्रुपद राग इसी में लिखी गई है, जो सबसे प्राचीनतम राग है। एक राग है ध्रुपद राग, जिसको सबसे प्राचीनतम राग माना जाता है, इसको इसी में लिखा गया। रावण के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। रावण यूज करता था ऐसे राग वगैरह को यहाँ पर, तो वो यहाँ पर इसी से लिए गए राग, ठीक। यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद में बलि देने के तरीके को संग्रहित किया गया है। बलि देने का तरीका एक्सेप्ट किया है क्या वेदों ने? बलि प्रथा क्या वेदों ने एक्सेप्ट की है या नहीं की है कि बलि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए?
यजुर्वेद के अंदर लिखा ही गया है बलि देने की प्रथा के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे बलि किस तरीके से दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, उसके तरीकों के बारे में लिखा गया। तो वो तरीके यहाँ पर यजुर्वेद के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यजुर्वेद उन तरीकों की समीक्षा करता है, ठीक है। और यजुर्वेद के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज, गद और पद और अर्ध्यो कहते हैं। हाँ, संकलन करता तो चलो वो अलग है, अर्ध्यो कहा जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट है, यज्ञों के नियम दिए गए, मतलब धार्मिक अनुष्ठान आप कैसे करेंगे। एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वही है कि धार्मिक अनुष्ठान कैसे करा जाए, किस तरीके से करा जाए, उसके तरीके बताए गए इसके अंदर। तो ये यजुर्वेद है जिसको आज भी हम लोग फॉलो करते हैं उस तरीके से। अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद बेसिकली तीनों वेदों से भिन्न माना जाता है। पहली चीज तो एकदम अलग है क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट सारी चीजें सब अलग दी गई है। उसके बारे में बताऊंगा अभी मैं क्या है। इसके अनुसार राजा को ब्राह्मणों का रक्षक बताया गया है, ठीक है। राजा जो है ब्राह्मणों का रक्षक होगा। जो जाति व्यवस्था पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, जो जाति व्यवस्था क्रिएट हुई बेसिकली, तो इसमें बताया गया कि राजा को संरक्षण कौन देगा, ब्राह्मणों को संरक्षण कौन देगा, राजा देंगे। अब देखिए अथर्ववेद सबसे अलग क्यों माना जा रहा है। इसके अंदर बेसिकली सारे जो भी चीजें हैं, समाज को जीने का तरीका, समाज में जीना कैसे है बेसिकली, तो धार्मिक जीवन से ज्यादा इसने कुछ सामाजिक चीजों के ऊपर बातें की, ठीक है। जैसे इसने आयुर्वेदा की बात करी, ठीक है। आयुर्वेदा मेडिकल साइंस, ठीक है। मेडिकल साइंस की जब बात कर रहा है कि कैसे आप अपनी बीमारी को यूज कर सकते हैं, योग की बात कर रहा है, योगा करके कैसे आप चीजों को, अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो ये सबसे अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि इस वेद के अंदर ऐसी चीजों की बात की गई, ठीक है। तो ये अथर्ववेद थोड़ा सामाजिक जीवन के ऊपर ज्यादा रिलाई करता है, उसके बारे में ज्यादा बताता है। एक चीज इसके अंदर शाप, वशीकरण, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सब भी किसके अंदर है, अथर्ववेद के अंदर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो देखने को मिलती हैं, वो कल बताया था ना बंगाली बाबा वाला, ठीक है, वो जादू टोना वशीकरण वाला, खोया हुआ प्यार पाए वगैरह वगैरह, वो सब जो है वो सारे कर्म कांड यहाँ लिखे हुए हैं, कैसे वो सबको करना है, शाप, वशीकरण या फिर ऐसी चीजों को करना है। अब यहाँ जाके तुम लोग अथर्ववेद खरीद मत लेना, बस है ना, इसीलिए खरीद ले, किसी को वश में करना है, ठीक। तो हाँ सर, ये आयुर्वेद ऋग्वेद का वेद है, हाँ, तो फिर ये यजुर्वेद से क्या इसका नहीं, यजुर्वेद से अथर्ववेद से, अथर्ववेद से देखो उसको बोला जाता है बेसिकली ये जो व्यवस्थाएं हैं आयुर्वेदा वगैरह वाली, ये सब बहुत प्राचीनतम है, बहुत प्राचीनतम पहले से ही है। लेकिन अगर आप इसको संग्रहित रूप में एक जगह लिख दें और एक जगह उसको रख दिया जाए अच्छे तरीके से, तो लोग उसको फॉलो करेंगे, समझेंगे, देखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे उसका लिखित प्रमाण देखने को मिलता है पूरे के पूरे। आप चाहे योगा की बात करें, चाहे आयुर्वेदा की बात करें, उसके लिखित प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो वो लिखित प्रमाण का यहाँ पे वर्णन किया गया। जैसे आप दर्शन पढ़ोगे कुछ अभी, ठीक है, उन दर्शनों के अंदर एक वैशेषिक दर्शन आता है। वैशेषिक दर्शन की जब बात करते हो या फिर आप अगर बात करो सांख्य दर्शन उसके अंदर आता है, ठीक। तो ऐसे दर्शनों के अंदर क्या दिया गया, किसी एक दर्शन में बोल दिया गया कि ये चीजें जरूरी है। जैसे योगा के बारे में बात की गई है वहां पे कि योगा जरूरी है, योगा में ये चीजें करनी चाहिए और मुद्राएं लिखी गई, ऐसे ऐसी मुद्रा होना चाहिए योगा की। लेकिन अगला ही दर्शन आपको क्या करता है, उसकी पिक्चर्स दे देता है, फोटो बना के दे रहा है कि मुद्रा की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो वो फोटो जब हमको दिख जाएगा तो हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि ऐसे मुद्रा करनी चाहिए, ये मुद्रा का तरीका होना चाहिए। जैसे बचपन में पीटी कराते थे ना टीचर हमसे, है ना, जब वो बोलते थे 1 2 3 4 करके दिखाते थे, तब तो शायद हम लोग कर पाते थे, वरना चिल्लाते रहो क्या फर्क पड़ता है, नहीं कर पाते थे उसको देख के। तो जब तक टीचर, मुझे तो याद है रोज टीचर कराता था, रोज बोलते थे और रोज याद नहीं हो पाता था, वो रोज सामने खड़े होकर सिखाया करता था वो चीज। तो जब चीजें हम लोग देखते हैं, देखने के बाद उसको फॉलो करते हैं, तो दिखाया गया अथर्ववेद के अंदर कैसे योगा फॉलो करो और कैसे आयुर्वेदा फॉलो करो, ये चीज यहाँ दिखाई गई। और आयुर्वेदा के पास में हर समस्या का समाधान है, पता ही है आप लोगों को। आज के समय में कोविड जैसी समस्या जिससे पूरा विश्व लड़ रहा था, हमने आयुर्वेदा से सॉल्व करी, है ना। आयुर्वेदा बहुत ज्यादा काम आई उन चीजों में, ठीक। उसके बाद में ब्राह्मण, हर वेद के आगे कई सारे ब्राह्मण जुड़े हुए, ठीक है। ये ग्रंथ होते हैं वेदों के, कहीं ना कहीं आप कह लो कि उपवेद के फॉर्म में इनको यूज किया जाता है कि वेद को और ज्यादा क्लैरिफाई तरीके से समझा दिया जाए। तो उनको समझाने के लिए कुछ यहाँ पर ग्रंथ यूज किए जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात हुई, ठीक है। और इसमें जो सबसे प्रमुख है वो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण यहाँ पर सबसे प्रमुख है।
जो किससे जुड़ा हुआ है, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। फिर अरण्यज्ञ बोला जाता है इसको, ये बेसिकली वन्य साहित्य भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको कैसे किस तरीके से कर्मकांड को फॉलो करना है, और इसमें कर्मकांड जैसे एक बलि भी एक कर्मकांड है उसका विरोध किया गया। ठीक है, इसके अंदर क्या करा गया, कर्मकांड का, और जो कर्मकांड बलि प्रथा है उसका विरोध किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमने देखा वेद के अंदर बात हो रही है कि बलि प्रथा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अरण्य के अंदर बोला जा रहा है कि बलि प्रथा नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली वन के जीवन के बारे में बात करता है कि कैसे लोगों को वो जो वन अवस्था है उसको गुजारना चाहिए, उसमें जीना चाहिए, कैसे लोगों को रहना चाहिए, तो इसके अंदर उसकी बात हुई है। ठीक है, उपनिषद उसके बाद में। ठीक है, इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों का अंत हो रहा है तब जाके उपनिषद आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। ये अंत में आए थे, इनकी संख्या लगभग 108 है। ठीक है, भारतीय दर्शन के प्रमुख सोर्स माना जाता है इनको, कि भारतीयों के भारत में जो दर्शन आए 6 दर्शन प्रमुख, उन दर्शनों के लिए सबसे बड़ा सोर्स उपनिषद को माना जाता है कि लोग किस तरीके से कर्म और सिद्धांत के बारे में इसके अंदर लिखा गया है। और इसी के अंदर एक बात लिखी हुई है, सत्य में ही विजय है। ठीक है, तो सत्य में ही विजय का कॉन्सेप्ट कहां से आया, सत्य में जयते पढ़ते हो जो आप। ठीक है, तो सत्य में जयते बेसिकली यही वाला है। ठीक है, मंडूक उपनिषद है, उसके अंदर ये बात लिखी गई। पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, स्मृति वैदिक नियम के कायदे लिखे गए कि वैदिक नियम के अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैसे उसको फॉलो करना चाहिए, तो उसके नियमों का यहाँ पर बात की गई है। मनुस्मृति, नारद स्मृति इसमें प्रमुख है। ठीक है, मनुस्मृति या नारद स्मृति किसके स्मृति के पार्ट है, वो इसके अंदर संकलन के फॉर्म में लिखे गए। वेदांत की बात करें, इनकी संख्या 6 है, टोटल 6 वेदांत होते हैं। ठीक है, और वेदांत में शिक्षा, कल्प या जिसको कर्मकांड बोला जाता है, व्याकरण, निरुक्ता, छंद या ज्योतिष, ये टोटल 6 वेदांत हैं जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया। ठीक है, महाकाव्य बताइए आपको, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य के फॉर्म में जाने जाते हैं। ठीक है, महाकाव्य बेसिकली किसको बोला जाता है, जो काव्य पर आधारित हो, और काव्य के बारे में बेसिकली बोला जाता है जो ऑथेंटिसिटी वेदों की है, वो ऑथेंटिसिटी काव्य की नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात बोली जाती है। क्यों? क्योंकि वेद ज्यादा प्रमाणित माने जाते हैं एज कंपेयर टू काव्य। अब काव्य बहुत तरीके के होते हैं, सिर्फ रामायण या महाभारत नहीं है काव्य, काव्य और भी हैं समाज में। बहुत सारे लोगों ने काव्य के फॉर्म में जब किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी, जैसे राजतरंगिणी एक किताब पढ़ेंगे आपने, सुना होगा उसके बारे में, काव्य के फॉर्म में जाना जाता है। ठीक है, तो काव्य के फॉर्म में नहीं। जैसे एक मैंने आपको पहले बताई थी जिसके अंदर वर्णन किया गया था मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, पद्मावत की एक जो किताब लिखी गई काव्य के फॉर्म में है, तो उसके ऊपर भी बिलीव मैंने बोला तो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने भी एक काव्य ही लिखा। तो काव्य की रचना जब की जाती है तो उसके प्रमाणित स्रोत सोर्स इतिहास खुद कहता है कि हम गारंटी अभी नहीं ले रहे, हम गारंटी जिसकी ले सकते थे वो सब ऊपर की जो चीजें आपने पढ़ी। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये देखिए वेद है, पूरे के पूरे वैदिक इतिहास है आपका, वैदिक सभ्यता इसी को बोलते हैं हम लोग। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, उसका समाज पूछेगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था पूछेगा, उसकी राजनीतिक व्यवस्था पूछेगा, और ऐसे ही तमाम क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा वो। ठीक है, तो जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे तो ये आपको मिलेंगे, यही मिलेंगे आपको। ये चाहे यूपीएससी को लगाएं, चाहे पीसीएस को लगाएं, चाहे आरओआरओ को लगाएं, ऐसे ही क्वेश्चन वैदिक समाज से आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग ने सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कल, बाकी तो आपका सब पढ़ा हुआ है। उसके बाद में वैदिक सभ्यता पढ़ लिया, आज की पढ़ा हुआ है तुम लोग। ठीक है, वैदिक सभ्यता देख ली, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ये तमाम चीजें थी। अब इनका हम लोग को बात करनी है आर्ट एंड कल्चर, इनकी कला एवं संस्कृति कैसी होती थी। देखिए, कला एवं संस्कृति के बारे में बता दे रहा हूं आपको। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत कुछ डिवीजन होता है, उन डिवीजन की अगर बात करें तो कला एवं संस्कृति म्यूजिक के फॉर्म में डिवाइड होती है। ठीक है, वहां
रचनाओं के बेसिस पे डिवीजन होता है उसका संस्कृति के बेसिस पे डिवीजन होता है, उसका डांस फॉर्म के बेसिस पे डिवीजन होता है, उसका वास्तुकला या स्थापत्य कला के बेसिस पे डिवीजन होता है, उसका आर्ट फॉर्म या चित्रकला के फॉर्म में भी डिवीजन होता है। ऐसे तमाम डिवीजन होते हैं अलग अलग तरीके के। अब हम लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हमको सब पढ़ना है, वहां की पेंटिंग पढ़नी है, वहां की चित्रकला पढ़नी है, वहां की वास्तुकला पढ़नी है, ये सब पढ़ना होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पिछले 20 साल के एनालिसिस के आधार पर वहां से जो क्वेश्चन पूछे गए वो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला से क्वेश्चन पूछे गए। कहां से? वास्तुकला। तो सिलेबस अपने आप में रिड्यूस हो जाता है खुद ब खुद। क्या हमको वहां पे सिर्फ क्या पढ़ना है? सिर्फ वास्तुकला पढ़नी है सिंधु घाटी सभ्यता की। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे मौर्य युग पे आएंगे, गुप्ता युग पे आएंगे, तब हम लोग वहां की चित्रकला, म्यूजिक फॉर्म, डांस फॉर्म, ये सब चीजें भी देखेंगे। लेकिन अभी सैंधव सभ्यता के अंदर या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या देखने को मिलता है? सिर्फ वहां की वास्तुकला। तो हम लोग को अभी बेसिकली वास्तुकला पे चर्चा करनी है, ठीक है। देखिए वास्तुकला इसकी दिख रहा है? हाँ दिख तो है ही, वो करने थोड़ी देखो वास्तुकला या मूर्तिकला, इसका डिवीजन है बेसिकली। यहाँ पर मूर्तिकला और वास्तुकला, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके अंदर बेसिकली वास्तुकला की ही बात होती है। अब वास्तुकला और मूर्तिकला में बहुत कंफ्यूजन रहता है। हम लोग समझते हैं वास्तुकला और मूर्तिकला में क्या डिवीजन हो सकता है, कैसी चीजें। वास्तुकला बेसिकली स्ट्रक्चर की बात होती है, ऐसे स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स के फॉर्म में बनाए जाते हैं। मूर्तिकला वो होती है बेसिकली जिसको एक डिजाइन दिया जा सके, मोड़ा जा सके और एक कहीं ना कहीं एक फॉर्म दिया जा सके, तो वो होती है मूर्तिकला। इसके अंदर एक डिवीजन लिखा हुआ है, इस डिवीजन को आप लोग देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा। बेसिकली आकार और विस्तार के बेसिस पे सबसे बड़ा डिवीजन है इसका। भवन के डिजाइन और निर्माण बेसिकली देखने को मिलते हैं। यहाँ मूर्तिकला जो है वो इसके कंपैरिजन में छोटी होती है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसमें लिमिटेशंस हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं होते, जैसा चाहे वैसा मोड़ लिया, जिधर चाहे कान निकाल दिए, जिधर चाहे मुंह निकाल दिया, है ना। लेकिन वास्तुकला में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये एक डिवीजन है जिसको समझना यहाँ पे जरूरी था। अभी बेसिकली हम लोग को वास्तुकला की बात करनी, मूर्तिकला पे जब आएंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारतीय वास्तुकला की अगर बात की जाए तो भारतीय वास्तुकला को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारतीय वास्तुकला। इन वास्तुकला को 3 पार्ट में जब डिवाइड किया जा रहा है और तीनों पार्ट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, उसका ये चार्ट है। अगर प्राचीन भारत में हम लोग को वास्तुकला डिवाइड करते हैं तो प्राचीन भारत में वास्तुकला कहाँ पढ़नी है? पहला तो हड़प्पा काल, जिसको भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में मौर्यकालीन कला, मौर्य काल में पढ़ेंगे इसको, मतलब वैदिक सभ्यता में आपको वास्तुकला नहीं पढ़नी है, ठीक है, वो सिलेबस में ही नहीं दिया, तो आप कैसे पढ़ोगे इसको, ठीक है। और मन करे तो पढ़ लेना जाए। उसके बाद में दिया मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मौर्य काल के बाद का जो काल आया, उस समय की वास्तुकला के बारे में चर्चा करनी है। फिर गुप्त काल के अंदर जो चर्चा करनी है, और फिर दक्षिण कालीन में बहुत ही टफ है चीजें। और तो मैं आप लोग से विनती करूंगा यहाँ पर कि दक्षिण कालीन का जब समय आएगा तो आप लोग अपने सारे के सारे कान, नाक, मुंह सब खोल के बैठिएगा अच्छे से, ठीक है, जिससे हर तरीके से उसको कैप्चर कर सके और क्लास में ही याद करते चले, वरना वो बाद में नाम ऐसे हैं इतने अजीबोगरीब कि वो याद नहीं होते, ठीक है। बात करेंगे उसके बाद में। मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत के अंदर कला को देखेंगे, वास्तुकला। और ये गुप्त काल कहां से आ गया? ये नहीं, ये मुगल काल, ठीक है। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इसके बेसिस पे हम लोग इसको देखेंगे। और फिर आधुनिक भारत में इंडो गॉथिक शैली है और नव रोमन शैली है।
ये बेसिकली एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है। भारत के अंदर जब यूरोपियों का आगमन हुआ, पुर्तगाली आए, डच आए, वो लोग हैं, उनके ये इंडो गोथिक शैली यहाँ पे डेवलप हुई। और रोमन शैली जब डेवलप शुरू हुई तो फ्रांसीसियों के द्वारा शुरू हुई, ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू हुई, तो उनका वर्णन यहाँ पर दिया गया। तो वास्तुकला को बेसिकली पढ़ने के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वास्तुकला को इन सारे टॉपिक्स के बेसिस पे हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने सैंधव सभ्यता पढ़ ली है या सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम लोग हड़प्पा काल की सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत दिमाग तो अभी भी खोल के रखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे फैक्ट यहाँ पे भी आएंगे। देखो एक चीज और बता दूं, आर्ट एंड कल्चर इज ऑल अबाउट फैक्ट एंड एनालिसिस। ठीक है, फैक्ट जितना ज्यादा आप अच्छे से याद कर लोगे, आर्ट एंड कल्चर उतना अच्छा आपका हो जाएगा। अभी तक इतिहास समझने की चीज थी, हम लोग जितना भी इतिहास पढ़ रहे थे तो एक लॉजिक के बेसिस पे समझते थे ये चीजें। अब बेसिक शैली को समझा तो सकता हूं मैं कि ये शैली है, लेकिन उससे रिलेटेड जो मंदिर है वो तो याद ही करने, कौन कौन सी शैली के मंदिर उस समय बेसर शैली में बने, तो ऐसे मंदिरों को तो याद ही करना पड़ेगा आपको। तो वो याद जब करोगे तब चीजें आपको अच्छे से याद हो पाएंगी। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपको चीजों को याद अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके आर्ट एंड कल्चर स्ट्रांग होगा। तो लर्निंग कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाइए, यहाँ पे लर्निंग कैपेबिलिटी काम आने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो पहली ही चीज यहाँ पर देखने को मिलती है नगर नियोजन। ठीक है, यहाँ की सभ्यता नगरों पर आधारित या नगरों के नियोजन पर आधारित एक सभ्यता है, जिसके बारे में यहाँ पर कई सारे प्रमाण मिले। तो शहरी व्यवस्था ज्यादा कहलाती है। यहाँ पर देखिए इन्होंने काल दे दिया इसका 2600-1900। ठीक है, अब 2600 से 1900 इन्होंने दिया सेफ जोन के लिए, कि हम सेफ बच जाए, पूरा का पूरा काल निपट जाए। एक्चुअल में इसका काल वही है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 2350 से 1750। ठीक है, तो वही काल इसका माना जाता है। तो इसको आप लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है इसको याद रखा जाए। बेसिकली ये जब शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता फैली पूरी तरीके से, तो इसके अंदर कई सारी विशाल और बड़ी इमारतों का विकास हुआ था। और वो विशाल और बड़ी इमारतों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे घर और मकान अगर आप लोग सोचो, सिर्फ सिंगल या फिर सिंगल क्या कहा जा सकता है, एक मंजिल के मकान होते थे, तो ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। यहाँ बड़ी इमारतों की अगर बात हो रही है तो कई मंजिलों के मकान देखने को मिले, और वो ग्रिड पैटर्न पे बने हुआ करते थे। ग्रिड पैटर्न बेसिकली सीढ़ी नुमा पैटर्न को बोला जाता है, जब सीढ़ी नुमा पैटर्न बनता है तो ऐसे पैटर्न के ऊपर वहां पर मकानों को बनाया जाता था। तो बड़ी इमारतों का मतलब यही है, जो आज के समय में फ्लैट सिस्टम देखते हो आप लोग, कि बड़े बड़े फ्लैट्स बने होते हैं, 10-10, 20-20 मंजिल के या माले के फ्लैट बने होते हैं, वो फ्लैट प्रणाली पहले भी हुआ करते थे, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। ठीक है, देखें दोस्तों किस तरीके का था। ठीक है, ये बेसिकली उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में फैले, इसके बारे में आप जानते हो, कोई वो नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता के दो प्रमुख स्थल है, सबसे ज्यादा बात हमें इसी के बारे में करनी है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इन्हीं के आगे वास्तुकला की बात करनी है हमें। ठीक है, हड़प्पा स्थल बड़े शहरों से लेकर छोटे देहाती शिविरों तक आकर और कार्यों में बहुत भिन्न थे। आकार और कार्यों में भिन्न की बात यहाँ पे अगर हो रही है, तो पहली चीज तो देखो, बड़े शहरों से लेकर छोटे देहाती शिविरों तक, तो ये बात बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि वहां पर विलेज सिस्टम नहीं था। ठीक है, विलेज सिस्टम भी था, वहां पे ग्रामीण इलाके भी हुआ करते थे, लोग गांवों में भी रहा करते थे, लेकिन मेजोरिटी क्या दिखती है, वो दिखती शहरी इलाकों में लोग बसा करते थे। तो हड़प्पा का एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, कुछ लोग देहाती शिविरों तक और आकार और कार्यों में बहुत भिन्न थे। आकार कार्यों की बात करें तो जो हम लोग बात करते हैं हड़प्पा, मैंने बोला था ना कि इसका जो कल्चर का स्ट्रक्चर है पूरा इस तरीके से माना जाता है कि त्रिकोणीय व्यवस्था पर आधारित था। लेकिन हड़प्पा कालीन अगर बस्तियों की बात की जाए, ये बस्ती किस तरीके थी, कैसे फैली हुई थी, तो इनको माना जाता था चौकोर बस्तियां हुआ करती थी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे डिब्बों में मकान बना करते थे यहाँ पे, और जगहों पर अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा में कैसे इस तरीके के डिब्बे नुमा आकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और इन्हीं डिब्बे नुमा आकार में कुछ इस तरीके से मकानों को बनाया जाता था। ठीक है, और इन्हीं मकानों को कुछ इस तरीके से भी बनाया जाता था जिसको हम लोग बोलते हैं सीढ़ी नुमा। ठीक है, इस तरीके से मकान भी बनाए जाते हैं। तो ये लैडर है, लैडर का कहीं ना कहीं फॉर्म लेता था, मकान ऐसे भी बनते थे। जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो जब, तो पहाड़ों पे अगर कोई व्यक्ति गया होगा, या जो लोग नहीं गए होंगे पिक्चर्स में देखा होगा, तो जब पहाड़ों के ऊपर चढ़ा जाता है तो पहाड़ों में एक नीचे मकान होता है, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ो फिर एक मकान होता है, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ो एक मकान और होता है। कुछ नहीं देखा होगा तो 12वीं फेल देखी होगी,
12वीं फेल में जब मनोज भागता हुआ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास में, तो वो पहाड़ के ऊपर चढ़ता हुआ जाता है ना, पहाड़ का मकान बना हुआ होता है, तो वो वाला देखा हो। तो वो भी कैसा है, ग्रिड पैटर्न पर आधारित मकान होते हैं जो पहाड़ों के ऊपर आज के समय में बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे मकान या हड़प्पा के चौकोर टाइप के मकान हुआ करते थे जिनको इस आधार पर बनाया जाता था, ठीक है। बड़ी बस्तियों में तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ठीक है। गंदवेली वाला एक जगह और है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है, राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये वो इंपॉर्टेंट बस्तियां हैं जिनकी वास्तुकला बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इन वास्तुकला के बेसिस पे देखा जाता है। हड़प्पा बस्तियों के दूसरे पायदान पर, पहले पे तो हमने देख लिया हड़प्पा खुद है, दूसरे पायदान पर माना जाए तो कालीबंगन है, ठीक है। कालीबंगन 10 से 50 हेक्टेयर के बीच मध्यम आकार के स्थल है। इसमें वो भी दिया है कि कितने कितने एरिया में कौन कौन सा स्थल फैला हुआ था, ठीक है, आकार के बेसिस पे देखा जाएगा। तो ये 10 से 50 हेक्टेयर, कालीबंगन कितने एरिया में था, 10 से 50 हेक्टेयर में विभाजित लैंड है वहां पर। फिर 5 से 10 हेक्टेयर की थोड़ी छोटी साइटें होती थी जिसके अंदर लोथल को देख सकते हो, चंदूदड़ो को देख सकते हो, या रोजदी, ये वो जगहें हैं जो 5 से 10 हेक्टेयर के बीच में फैली हुई थी। सब सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है, वहां पे हम लोग ने इन सब के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट साइट्स ही पूछी जाती हैं प्राचीन इतिहास में, लेकिन यहाँ पर साइट्स थोड़ी आगे बढ़ के और फिर लंबी लंबी साइट्स देखने को मिलेंगी। तो सारी साइट्स याद भी करनी है हमको, खास करके एरियाज के बेसिस पे। तो वास्तुकला में हम लोग आकार की बात सबसे पहले कर रहे हैं कि आकार कैसा था। तो आकार में देखा जाए कि यहाँ पर सबसे बड़े आकार में हड़प्पा की बात होती है, दूसरे में कालीबंगा की बात होती है, जैसे 10 से 50 हेक्टेयर में ये शहर फैला हुआ था। उसके बाद बात की जाए 5 से 10 हेक्टेयर में ये साइटें हैं। 5 हेक्टेयर से कम की कई बस्तियां हैं जिसके अंदर नाम आता है अलादीनों का, कोट दीजी का, रूपर, बालाकोट, ठीक है, बालाकोट आज भी सुनते हो ना, सुरकोटदा, नौशारो, गाजीशाह, ये वो जगहें हैं जो आपने पहले शायद सुनी भी ना हो, ठीक है। उसमें से एक आध जगह सुन ली होंगी, बालाकोट, सुरकोटदा वगैरह, लेकिन बाकी सब कुछ अनजान लग रही होंगी। ये वो जगहें हैं जो हड़प्पा कालीन सभ्यताओं का पार्ट हुआ करती थी। हड़प्पा कालीन सभ्यताओं की बात की जाएगा तो 300 से ज्यादा साइट्स हैं, 300 से ज्यादा। अब 300 से ज्यादा तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, ना याद कर सकते, कल 5-6 ही देखी थी हमने, लेकिन यहाँ पर 300 नहीं तो कम से कम 20-30 तो आएंगी, है ना। उन 20-30 के बारे में आपको पढ़ना, इसलिए मैंने बोला फैक्ट एंड एनालिसिस के बेसिस पे पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा। तो फैक्चुअल चीजें जितनी अच्छी होंगी उतना अच्छा आपका आर्ट एंड कल्चर होता चला जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ फिर से बता दे रहा हूं, हम लोग आकार की बात कर रहे हैं और आकार के बेसिस पे हम लोग ने 3 या टोटल 3 पार्ट में इसको डिवीजन मान लो। 3 पार्ट में डिवीजन की बात की जाए तो पहला डिवीजन क्या है, 10 से 50 हेक्टेयर है, दूसरा 5 से 10 हेक्टेयर है और तीसरा 5 हेक्टेयर का। तो 10 से 50 हेक्टेयर के अंदर कालीबंगा आ जाता है और उससे ऊपर की अगर बात की जाए तो हड़प्पा आ जाता है, ठीक है। मतलब 50 हेक्टेयर से भी ज्यादा की जगह किसमें देखने को मिलती है, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो जैसे शहर है उनमें देखने को मिलती है। फिर 5 से 10 हेक्टेयर के अंदर ये लोग आ जाते हैं, आमरी, लोथल, चंदूदड़ो और रोजदी, ये शहर आ जाते हैं। इसके बाद 5 हेक्टेयर से कम की बस्तियों में अलादीनो, कोटदीजी, रूपर, बालाकोट, सुरकोटदा, नौशारो और गाजीशाह, ये तमाम नाम 5 हेक्टेयर से कम जमीन के एरिया में फैले हुए हैं। ये इनके आकार के बेसिस पे इसका डिवीजन माना जाता है, ठीक है। जाके रिवाइज करना, इसको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शहरी वास्तुकला को कुछ भागों में विभाजित किया जाता है। शहरों को 2 भागों में यहाँ पे विभाजित किया गया, एक को गढ़ बोला गया, एक को निचला शहर बोला गया, ठीक है। गढ़ और निचला शहर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख पा रहा होगा, इसके अंदर एक गढ़ भी दिखेगा और एक निचले शहर भी इसी डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो देख लो, गढ़ बेसिकली बोला किसको जाता था, गढ़ ये बाकी क्षेत्र की तुलना में छोटा और ऊंचा होता था और शहर के पश्चिमी किनारे पर स्थित होता था। मतलब गढ़ बेसिकली आप एक कह सकते हो एक गुंबद टाइप का, गुंबदनुमा स्ट्रक्चर होता था जो ऊंचाई पे थोड़ा बसा करता था। और ऊंचाई पे बसने के अलावा ये पश्चिमी इलाकों में होता था, खास करके पश्चिमी इलाके, क्योंकि शहर के बाहर के इलाके होते थे और शहर के बाहर के इलाकों में ज्यादातर उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे और वो उच्च वर्ग के लोग ही गढ़ जैसी जगहों पर रह सकते थे, ऐसे स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। तो वो गढ़ पे रहा करते थे। उसके अलावा निचला शहर ये तमाम बस्ती होती थी, नीचे का एरिया होता था, वो तमाम बस्ती को बोला जाता था, जिसमें छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको बताया भी, इसके ऐसे
आकार नुमा शहरों में लोग यहाँ पर बसा करते। तो ये सब कुछ इस तरीके से यहाँ पर बसा करते थे, ऐसे डिवीजन इनके हुआ करते थे। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली निचले शहर के बेसिस पे जाना जाता था। ये कहाँ हुआ करता था? ये पूर्वी किनारे पे हुआ करता था, ठीक है। तो पूर्वी किनारे पे छोटे निचले शहर हुआ करते थे, जहां पे नीचे के या फिर मध्यम वर्ग के लोग रहा करते थे, और ये ऊंचे शहर या गढ़ बोला जाता था इनको। यहाँ पर कौन लोग रहते थे? व्यवसायी लोग रहा करते थे, बड़े ऊंचे तबके के अमीर लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो पूर्वी हिस्से में हो गए, पश्चिमी हिस्से में हो गए, मध्य में कौन रहेगा? पूर्वी और पश्चिमी। मध्य खाली? इसमें दो ही होते थे बस, मध्य खाली होता था। धौलावीर में 3 थे, फिर इसमें तो इसमें 2 ही थे। एग्जैक्टली पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में ही इसको डिवाइड किया जाता है। मध्य का जो इलाका था, उस मध्य इलाके के अंदर लोग क्या करते थे? अपने व्यवसाय के कार्य किया करते थे, या फिर आप कह सकते हो जैसे आज के समय में शहरों के बाहर फैक्ट्रीज लगा देते हैं लोग, और फैक्ट्री में कार्य किए जाते हैं। यहाँ के लोग मध्य इलाकों में ये सारे कार्य करते थे। वहां पर सारे व्यवसाय मध्य इलाकों में होते थे, चाहे खेती से रिलेटेड हो जाए, पशुपालन से रिलेटेड हो जाए, या मिसलिनियस जो भी वर्क वो करते थे, वो सब मध्य इलाकों में हुआ करते थे। तो इसका यही एग्जाम्पल है। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बेसिकली गढ़ या निचला शहर, ठीक है। ये तो बताई दिया मैंने आपको। शहर एक चतुर्भुज रूप में कहीं ना कहीं और ग्रिड पैटर्न पर आधारित होता था, ठीक है। चतुर्भुज और ग्रिड पैटर्न कुछ इसी तरीके का होता था, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है, सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में चलती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटना समझते हो? चौराहा जो बेसिकली होता है, समकोण का मतलब चौराहा 90 डिग्री के एंगल पे जब सड़कें एक दूसरे को काटे तो वो समकोण पर काटना कहते हैं। सड़कें चलती थी और कुछ इस तरीके से काटती थी तो ये 90 डिग्री बन जाता था ऐसे। तो इस तरीके का आकार होता था समकोण पर काटना। तो सड़कें कुछ इस तरीके की यहाँ पर रहती थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वहां की पैटर्न की जो सड़कें थी वो किस तरीके की थी। तो उसके अंदर एक यही स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में चलती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी, ठीक है। इसकी एक विशेषता है, ठीक है। उसके बाद में हाँ, ईंटों को प्लास्टर से लेपित किया जाता था। ईंटें जो होती थी, यहाँ पर ईंटें जो देखोगे आप आज के समय की जो सामान्य ईंटें उनसे बहुत मजबूत ईंटें होती थी वहां की। मतलब ऐसी ईंटें कि उन ईंटों से अन्नागार बनाया गया, उन ईंटों से स्नानागार बनाया गया, उन ईंटों से वहां के कुएं बनाए गए और वो आज तक वैसे ही है। मतलब वो ईंटें अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। हमारे मकान की ईंटों पे अगर एक हथौड़ी मार दी जाए धाने से नीचे गिर जाती है और वहां मारते मारते थक गए वो अभी भी नहीं टूटती। तो वहां की ईंटें बहुत मजबूत होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि ईंटों को प्लास्टर से लेपित किया जाता था और उसमें जिस चीज का यूज होता था वो जिप्सम का यूज किया जाता था, ठीक है। इसको नेचुरल टार भी बोलते हैं या प्राकृतिक टार, या फिर जिप्सम का प्रयोग करते थे इनको और उससे इनका प्लास्टर किया जाता था, जिसकी वजह से ईंटें इतनी ज्यादा मजबूत वहां की दिखाई देती है। तो ईंटों के मजबूत होने के पीछे का यही कारण, ठीक है। घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, ठीक है। और जैसा मैंने बताया स्नानागार हो गए, नालियां हो गई, ये सब कैसे बनती थी? पक्की ईंटों की। तभी आज तक नहीं टूटी है, घर नहीं दिखते हमें। घर कच्ची ईंटों की तो टूट गए सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद में ये शहर सुनियोजित और सुविचारित वास्तुशिल्प विशेषताओं से युक्त है, जैसे निरीक्षण छिद्रों के साथ भूमिगत जल निकासी। जल निकासी जो होती थी यहाँ की भूमिगत होती थी, लेकिन बहुत ही माइन्यूट से और पतले पतले उसमें छेद देखने को मिलते हैं जिससे जल निकासी हो जाती थी। जैसे आप घर के पाइप होते हैं उसके अंदर एक जाली लगवाते हो आज के समय में, और जाली में क्या होता है छोटे छोटे छिद्र आपको देखने को मिलते हैं जिससे पानी पास होता है और कूड़ा एक साइड में रुक जाए, ऐसा कुछ होता है। ये टेक्नोलॉजी वहां से लाई, वो लोग यूज करते थे इन सब चीजों को। तो ऐसी चीजों को ये लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद में सभी सड़कें पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण एक सीध में थी। जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की थी सड़कें कैसे पूर्व से पश्चिम एक ही सीध में होती थी। ये देखो जल निकासी है, यहाँ की नाले बना करते थे ऐसे कुछ इस तरीके से। ये नाले इस तरीके से बना करते थे और इसके अंदर जब भी इन नालों को बनाया जाता था तो इन नालों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता था। पूरे शहर के नाले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है, पूरे शहर के। और ऐसी प्रणाली पे जुड़े थे कि पानी का निकास कहीं रुकता ही नहीं था। यहां से पानी आया, यहाँ गया और यहाँ जाने के बाद वो भूमि भी अंदर चला जाता था और फिर वहां टैंकर से होता हुआ निकल जाया करता था। किसी भी
समुद्र के साथ में इसको अटैच कर दिया जाता था नदियों से जोड़ते हुए, जिससे पानी कभी यहाँ रुकता नहीं था। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती है। जो आज के समय थोड़ी बारिश हो जाए, बारिश हो जाती है आज के समय, जगह जगह कीचड़ भर जाती है, पानी भर जाता है, आज के समय में ऐसा होता है। लेकिन इस समय के लोगों में ये देखने को नहीं मिलता है। जल निकासी बहुत अच्छी है उसकी वजह से। और एक एग्जाम्पल ये भी देख सकते हो, यहाँ की सड़कें मजबूत बनी हुई थी, सड़कें मजबूत थी। सड़कों की मजबूती की वजह से क्या होता था, कच्ची सड़कें देखने को नहीं मिली, पक्की सड़कें होती थी, जिसकी वजह से पानी रुकता ही नहीं था वहां पे। तो ये सब पैटर्न है वहां पर जो यहाँ पे यूज होते थे। शहर की दीवार देख लीजिए, यहाँ पे जो शहर होते थे उन शहरों की दीवारें किस तरीके से बनी हुई होती थी, ठीक है। विशाल दीवारें होती थी, फिर वेश द्वार होता था उसके अंदर, जो भी शहर होता था उस शहरों में दीवारें व्यापार, सैन्य आक्रमण को नियंत्रित करने और शहर को बाढ़ से बचाने के लिए बनाई गई होंगी, ठीक है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसी सड़कें जो भी है दीवारें इस बेसिस पे बनाई गई होंगी, क्योंकि व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति व्यापार करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में एंटर करे तो वो उस दीवार के पास में रुकेगा पहले, फिर बाद में एंटर करेगा। एक बाउंड्री तो होनी चाहिए एटलीस्ट दो व्यवसायियों के बीच में। तो इस बाउंड्री को इसीलिए क्रिएट किया गया होगा। सैन्य आक्रमण की कोई आक्रमण कर दे पहले, बाद में लोग क्या बनाने लगे थे, किले फोर्ट बनाने लगे थे ना, कि आक्रमण होगा तो फोर्ट बना लेते हैं, आक्रमण से बच जाएंगे। ऐसे ही समय में लोग क्या बनाते थे, दीवारें बनाया करते थे। उसी का मॉडर्न फॉर्म है कहीं ना कहीं, ठीक है। शहर का प्रत्येक भाग चार दीवारी से बना था, चार दीवारी होती थी, चारों तरफ दीवारें होती थी, ठीक है, चारों दीवारी से बना हुआ था, ये कॉन्सेप्ट वही का, ठीक है। अलग अलग इमारतें शामिल है इसके अंदर, जैसे सार्वजनिक भवन होता था, सार्वजनिक भवन सभी के लिए हॉल बनाया जाता था जिसमें सभा हुआ करती थी, मतलब एक हॉल बड़ा सा था, जनता को बुलाया जाता था, वहां व्यापारी वर्ग जो शासक वर्ग जिसको हम लोग उस समय का कहते हैं वो रहते थे, और आपस में एक सभा में डिस्कशन होता था कि समाज को आगे किस तरीके से संचालित करना। तो एक सार्वजनिक सा भवन होता था, घर होता था, बाजार होता था, शिल्प कार्यशालाएं वगैरह होते थे। शिल्प कार्यशालाओं से क्या दिखता है, वहां का व्यवसाय भी दिखता है कि किस तरीके से लोग वहां पे व्यवसाय करते थे, ठीक है। मोहनजोदारो हड़प्पा में गढ़ ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ था। अभी जो गढ़ दिखाया था आपको, एक गढ़ बना हुआ, ये कैसे घिरा हुआ था, चारों तरफ ईंटों से घिरा हुआ था। ईंटों की एक बाउंड्री बना दी गई थी गढ़ के चारों ओर, जिससे घिरा हुआ होता था। क्यों बनाई गई थी, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, चारों तरफ प्रोटेक्शन हो, लोगों का प्रोटेक्शन हो, उसके लिए इसको बनाया गया था। क्योंकि ऊंचे वर्ग के लोग वहां पे रहा करते थे, उनके प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ दीवारें बना दी गई थी। उसके बाद कालीबंगन में गढ़ और निचला शहर दोनों एक दीवार से घिरे हुए थे। कालीबंगन की बात है सिर्फ और सिर्फ, बाकी शहरों में ऐसा नहीं होता था। अगर सिर्फ कालीबंगन की बात करें तो वहां क्या है, गढ़ और निचले शहर दोनों एक दीवार से घिरे हुए थे। एक दीवार बना दी, उसी में गढ़ भी है, उसी में निचला शहर भी। ऐसा कालीबंगन में देखने को मिला है कि गढ़ और निचले शहर एक साथ देखने को मिल रहा है। तो ये कहां का एग्जाम्पल है, ये सिर्फ कालीबंगन के अंदर हमको देखने को मिला है। बाकी सामान्य रूप से विभाजन जैसा चल रहा है वैसा दिख रहा है, ठीक है। सिंध में कोटदीजी और आमरी जैसी बस्तियों में शहर की कोई किलेबंदी नहीं थी, ओपन थी, इसमें कोई किलेबंदी यूज नहीं होती थी। मतलब ना दीवारें बनाई जा रही हैं, ना दीवारों से किसी तरीके का कोई संरक्षण किया जा रहा है। तो सिंध में कोटदीजी और आमरी, ये दो जो बस्तियां हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिनकी बात अभी हमने पहले भी करी थी, ये दोनों बस्तियों के अंदर कोई किलेबंदी नहीं देखी गई है, ठीक है। यहाँ पर गुजरात में लोथल साइड की बात की गई है। ये बहुत अलग लेआउट दिखता है, कैसा लेआउट दिखता है, यह ईंटों की दीवार से घिरी एक आयताकार बस्ती थी। आयताकार बस्ती का मतलब वही पूरी तरफ से चारों तरफ से घिरी हुई बस्ती, ठीक है। इसमें गढ़ और निचले शहर में कोई आंतरिक विभाजन नहीं था, ठीक है। गढ़ और निचले शहर सब साथ में रहते थे। ऐसा नहीं था कि पूर्व में सारे निचले शहर कर दो और पश्चिम में सारे गढ़ कर दो, ऐसा विभाजन नहीं है। लोथल में क्या देखने को मिल रहा है, गढ़ और निचले शहर सब पैरेलल है, साथ में ही रहा करते थे। अगर इस जगह पर गढ़ है तो इसी जगह पे क्या होगा, निचला शहर भी होगा। तो ये एक विभाजन अलग तरीके का देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। शहर के पूर्वी हिस्से में एक ईंट बेसिन बनाया गया था, जिसे इसके उत्खनन द्वारा गोदी के रूप में पहचाना गया था, ठीक है। इसको बेसिकली बोला जाता है पूर्व के हिस्से में ईंट बेसिन, ईंटे के बनाने का जो बेसिकली वो भट्टी बोलते हैं ना आज के समय में हम लोग, है ना। तो ये बेसिकली उसको बनाया गया पूर्व के इलाके के अंदर, और उस समय उसको एक शब्द दिया गया, क्या, गोदी के नाम से उसको जाना जाता, ठीक है। उसके बाद में कच्छ में सुरकोटदा जो जगह है, ठीक है,
दो बराबर भागों में इसको विभाजित किया गया, ठीक है। और इसमें बेसिकली जिन चीजों का यूज हुआ वो मिट्टी की ईंटों से इसको बनाया गया। मिट्टी से ईंटें बना दी गई, उसी से पूरा स्ट्रक्चर वहां पे खड़ा कर दिया गया। तो यही चीज दिखा रहा है कि कच्ची ईंटों से बनाया गया कच्छ में सुरकोटदा की जगह, ठीक है। और दो बराबर भागों में विभाजित करने का मतलब मध्य इलाका है ही नहीं इसमें, ठीक है। बीच से डिवाइड कर दिया गया, एक तरफ पूरा नॉर्थ, एक तरफ पूरा साउथ, इस तरीके से इसको पूरा डिवाइड किया गया। देखिए गली भी दी गई है, बेसिकली वहां की गलियां कैसी होती थी, गलियों के बारे में यहाँ दिया गया। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के शहरों की सड़कें और घर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर उन्मुख ग्रिड पैटर्न पर बने थे। ग्रिड प्रणाली जैसा मैंने बता दिया, यही ग्रिड प्रणाली पे हड़प्पा के शहरों की सड़कें बनी हुई थी कुछ इसी तरीके से। एक चीज इसके अंदर और, जो जितने भी मकान खास करके पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं, उनका जो डोर था वो बैक साइड से खुला करता था हमेशा, ठीक है, पीछे की तरफ से। आगे की तरफ से क्यों नहीं खुलता था? मेन रोड रहता था। मेन रोड पे भी दरवाजे होते नहीं थे, पीछे साइड में पीछे होते थे, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, मेन रोड पे नहीं होते थे। उसका क्या कारण है? दरवाजे, अगर आपका घर है, सामान्य घर की बात करो, आप अपने घर के दरवाजे को मेन रोड पे तो खोलोगे, ऐसा थोड़ी पीछे की साइड में खोल के बैठोगे। पीछे कौन खोलता है दरवाजा? लेकिन यहाँ के लोग सारे के सारे पीछे दरवाजे बनाते थे, मेन तरफ नहीं होते थे मेन रोड पे। सेफ्टी किससे? कैसी सेफ्टी? कैसी तरीके की सेफ्टी? सेफ्टी ठीक है, लेकिन कैसी सेफ्टी? जंगली जानवरों को पता है ये मेन डोर है, ये बैक डोर है, यहाँ से जाना है, यहाँ से नहीं जाना है, उससे जानवर। हाँ प्रीति का तुलना, प्रीति का कहना नहीं बताओ ना, प्रीति क्या कहना चाहे? हाँ नहीं बोल दो या कुछ। बेसिकली देखो इसके अंदर क्या होता था, ये जो दरवाजे बैक डोर पे खुलते थे, फ्रंट पे नहीं खुलते थे, दो कारण थे इसके बड़े। एक कारण तो ये था कि विदेशी आक्रमण, अगर बाहर से अगर कोई आक्रमण करता है, किसी भी तरीके का कोई आक्रमण होता है, तो उनको तो यही लगेगा ये फ्रंट पे मारो सबको, सब आगे ही होंगे, लेकिन वो लोग पीछे निकल जाते थे, ठीक है। तो एक कारण था बैकडोर का कि विदेशी आक्रमण से बचने के लिए होता था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण काफी ज्यादा हंसने वाला है, ठीक है। क्या तो वो पीछे साइड से मारते फिर नहीं मारेंगे ना, वो अटैक सामने से करते हैं लोग। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये होता है ना कि आज के समय में जैसे मेन डोर पे आपके दरवाजे खुलते हैं, तो आपके घर से एक चिल्लाता हुआ बच्चा निकलता है, पैं 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 करता हुआ, ठीक है। उधर से आ रही है बाइक या कार, उसने तो मान लिया ब्रेक, रोक दिया, बच्चा बच गया। वहां पे बैल चलती थी, ठीक है, क्या चलती थी? बैलगाड़ी चलती थी। अब बच्चा पैं पैं करता हुआ अगर भागा सामने से, तो बैल को तो नहीं दिख रहा ना बच्चा भाग रहा है नहीं भाग रहा, बैल के ऊपर ब्रेक कैसे मारोगे? और एकदम अगर स्पीड में बैल निकलता था तो बच्चे को रौंदता हुआ निकल जाता था, या जो भी बूढ़ा बच्चा जो भी होता था वहां पे उसको रौंदता हुआ निकल जाता था। तो ऐसी हत्याओं से भी बचने के लिए, ऐसी ट्रेजेडी से भी बचने के लिए दरवाजों को बैक डोर से खोला जाता था। इसका एक कारण था, ठीक है। इसलिए मैंने बोला थोड़ा हंसने वाला कारण इसीलिए बताया गया इसको, क्योंकि ये कारण लिखा गया है और इसमें बोला गया कि ट्रेजेडी या घटनाओं से बचने के लिए लोगों ने अपने दरवाजे बैक डोर पे बनाए हुए, ठीक है। वैसी जनसंख्या नहीं है और वैसी कम हो गई तो क्या होगा फिर आगे चल के? व्यवसाय कौन चलाएगा? तो ये ऐसे इस तरीके की चीजें होती थी, बस्तियां कुछ इस तरीके के लिए बनी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ की गली वगैरह होती थी, गली मोहल्ले कुछ इसी तरीके के बने होते थे। ये सब चीजें इसके अंदर मेंशन की गई है, वही इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। जल निकासी वगैरह इसी का पार्ट है, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब विशाल स्नानागार की बात अगर की जाए तो उसके बारे में थोड़ा देखो, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया गया जैसे आपको पिक्चर के फॉर्म में, ठीक है। ये महान स्नानागार का एग्जाम्पल है, और इसको अगर आप लोग देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये प्रेजेंट टाइम का इमेज है, तो पानी इस समय में नहीं मिलेगा ना। हाँ उस टाइम पे जैसे ईंटें बनाने का हाँ 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 बिल्कुल, मैंने अभी तो बताया था बेसिन मिला है, ईंटों का ईंटे की बेसिन बना करती थी, गोती बोलते थे जिसको, वो मिला है ना वहाँ पर, तो बोला
हाँ, गोदी का मतलब बंदरगाह भी होता है और बंदरगाह के रूप में भी यूज होता है, लेकिन लेटर फॉर्म में गोदी बंदरगाह बन गए, ऐसे पोर्ट बन गए जहां से व्यवसाय होता था, वो आगे चल के हुआ, लेकिन अभी जो है उसको ईंटों के बेसिन के फॉर्म में जाना चाहता। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया था पूरा का पूरा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि पुराना एक बहुत स्ट्रक्चर, लेकिन इसकी ईंटें आज भी उतनी ही मजबूत है, जैसा तब था वैसा आज भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पे। अब इस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो लोग यहीं से उतरते थे और यहीं पे आके सीधा डुबकी मार देते थे, यहाँ पानी भरा होता था, है ना, पानी भरा होता था प्रॉपर तरीके से। इसका पैटर्न देखिए आप लोग, बड़ा अस्त व्यस्त लग रहा है ना, कि कहीं से कोई भी ईंटें निकली हुई है, किधर से कैसा भी बना हुआ है, लेकिन हर एक चीज की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर एक एक ईंट जो लगी है उसकी एक एक ईंट की इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। उन्होंने ऐसा नहीं है फालतू ईंटें बन गई तो चलो लगा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ किसी ना किसी लॉजिक के बेसिस पे हर एक ईंट को यहाँ पर लगाया है, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उस साइड में पीछे का जो काफी ऊंचा एरिया दिखता है, उस एरिया के अंदर वहां का व्यवसायिक वर्ग या पुरोहित वर्ग रहा करता था, वो वर्ग रहता था जो ऊंचे तबके के लोग होते थे, वो इसके पीछे के ऊंचे इलाकों में रहा करते थे। ठीक है, इधर स्नानागार को बनाया गया था, तो इसकी क्वालिटीज देख लीजिए, कुछ क्वालिटीज भी है इसकी। महान स्नानागार, ठीक है, महान स्नानागार को अगर देखा जाए तो मोहनजोदाड़ो में पाए गए इस स्नानागार में अद्भुत हाइड्रोलिक प्रणाली थी। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रणाली समझते हैं, प्रेशर टाइप, कैसा प्रेशर, पानी का प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर समझते हो, कभी पढ़ा साइंस वाइंस में, कोई है साइंस वाइंस ग्राउंड से जाओ तो हाइड्रोलिक पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक मशीनरी के फॉर्म में पढ़ा होगा। अभी हाइड्रोलिक प्रेशर बता दो, ये वाला प्रेशर बाद में बता दो क्या है हाइड्रोलिक प्रेशर। हाँ ट्रॉली में लगा होता है, मतलब किस कार्य में यूज किया जाता है इसको, हाइड्रोलिक प्रेशर को यूज क्यों किया जाता है, कारण क्या है। हाइड्रोलिक मशीनरी तो होती है, लेकिन हाइड्रोलिक मशीनरी को यूज क्यों किया जा रहा है। थोड़ा जल्दी से करने में, अच्छा, बल उत्पन्न करने के लिए, सर जैसे यहाँ पे लोग नहाते होंगे तो पानी भर जाता होगा, गंदा हो गया तो उसको निकालना जल्दी है ना। एग्जैक्टली यही कारण है। हाइड्रोलिक प्रेशर का काम भी यही होता है कि जो प्रेशर डालता है इस तरीके का, यहाँ पर वाटर पंप लगे हुए थे जिस तरीके के कि पानी जो जितना भर रहा है यहाँ पे आगे, वो पानी को बाहर भी तो निकालना है किसी तरीके से। आज के समय में जो स्विमिंग पूल देखोगे, जो भी चीजें देखोगे, हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा उनको जल की निकासी की जाती है और जल को वापस से डाला जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर वो मशीनरी होती है जिसकी वजह से प्रेशर करके पानी को एक बार में सक करके बाहर फेंक दिया जाता है और उसके बाद में टैंक चला के नया पानी उसके अंदर भरा, ये कार्य करता है। तो हाइड्रोलिक प्रेशर पूरी तरीके से इसलिए यूज होता है पानी को यहाँ बाहर, तो बेसिकली बोला जा रहा है हाइड्रोलिक प्रणाली। उस समय में आप लोग देखिए कि लोग कितनी डेवलप टेक्नोलॉजी में कार्य करते हैं, है ना, हाइड्रोलिक प्रेशर पे कार्य किया जाता है। लेकिन अगर ऐसे बैठ के सोचो कि वहां अन्नागार होता होगा या फिर वहां पर स्नानागार होता होगा, तो स्नानागार में लोग बाल्टी ले लेके आते होंगे, पानी डालते होंगे, भरता होगा, फिर नहाते होंगे, है ना, ये हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन वहां के लोग कितने एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं कि वो लोग ऑलरेडी हाइड्रोलिक मशीनरी का यूज कर रहे हैं वहां पर उसको करने के लिए। अब हाइड्रोलिक मशीनरी के फॉर्म में कोई हाइड्रोलिक पंप नहीं मिला हमें, वहां पंप नहीं मिला। हाइड्रोलिक पंप मिलाने में हो सकता है वो हाइड्रोलिक पंप रहा हो, हमें आज तक मिल नहीं पाया। एक तो ये चीज हो सकती है, या हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था की हो जिसको हाइड्रोलिक प्रेशर बोला गया हो। जैसे आप लोग देखते हैं, एक तो हाइड्रोलिक पंप से पानी इस तरीके से करा जाता है, एक क्या होता है कि जुगाड़, जिसमें भारत को बोला जाता है ना, जुगाड़, वो जुगाड़ उन्होंने लगाई हो जिसकी वजह से वो हाइड्रोलिक प्रेशर खुद उत्पन्न हो रहा, तो वो उसकी वजह से हो सकता है। तो लेकिन प्रणाली इनकी जो थी वो यही थी। क्यों ये पता चल पाया? क्योंकि यहां से एक चीज पता चल गई थी कि पानी की निकासी लगातार हो रही है और पानी उसमें लगातार आ रहा है। तो ये चीज हमें पता चल गई, इससे हमने आइडिया लगाया कि हाइड्रोलिक पद्धति अपनाए हुए थे वहां के लोग। ठीक है, अगेन फिर सारी चीजों पे डाउट है क्योंकि ये सब चीजें लिखित में नहीं मिली है, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको इतने ध्यान से।
हाँ चलेंगे, तुम्हारी घर चले। पुल एक बड़े खुले चतुर्भुज के केंद्र में हुआ करता था। जो पुल था एक चतुर्भुज के केंद्र में हुआ करता था। पुल का मतलब समझते हो? ब्रिज, ठीक है, ब्रिज होता था। यहाँ पे एक ब्रिज भी देखने को मिला, ठीक है सर। ये पूल मतलब स्विमिंग पूल? नहीं, मैं पुल की भी बात कर रहा हूँ, ये तो पुल की भी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे पुल भी होता था, एक ब्रिज भी होता था, और ऐसे ब्रिज भी यहाँ देखने को मिले। यहाँ पर आने के लिए ब्रिज भी बनाए गए थे। यहाँ तो पुल लिखा हुआ है, पुल लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिज भी बनाए गए होते। उन ब्रिज का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ब्रिज ऐसे बनाए जाते थे वहां पे कि स्नानागार के अलावा लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए यूज करते थे कुछ चीजों का। कि व्यवसाय जो होता था, व्यवसाय, अब आपको पता है ये इलाका कैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका है, और इस इलाके के अंदर कई जगह पे पानी भरा हुआ दिखता है, कई जगह पानी है, लोग जंगलों को काट काट के रह रहे हैं, बस्तियां बना रहे हैं, तो फिर रहने के लिए कुछ ऐसे ब्रिज भी तो बनाएंगे जिससे वो लोग इधर उधर आ जा सके, कार्य कर सके। वो जो दीवार का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, उस दीवार तक आने के लिए किसी ना किसी मोड़ से तो आएंगे वो लोग वहां पर पार करके, तो एक ब्रिज का फॉर्म वहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता था, बेसिकली इसका फॉर्मेशन इसके बेसिस पे होता था। और इसके अंदर और दिया हुआ दूसरा पार्ट जो अन्न भंडार दिया हुआ, ठीक है। अन्न भंडार का भी एग्जाम्पल देख लो, नीचे दिया गया है। नहीं अन्न भंडार, संयुक्त सभा भवन, जिसकी बात हम लोग पहले कर रहे थे, संयुक्त सभा भवन, वो ऐसा दिखता है आज के समय में, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सभा भवन था, ये आज के समय में ऐसा दिखता है। इस सभा भवन को एक हॉल के रूप में जाना जाता था, एक बहुत बड़ा हॉल होता था, और उस हॉल के अंदर लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुआ करते थे, ठीक है। ये वही ऊंचे इलाके हैं जहाँ पर लोग बसा करते थे, और इन ऊंचे इलाकों से लोग भवन की तरफ आया करते थे, और ऐसे भवन में चर्चाएं हुआ करती थी। ऐसे मॉन्यूमेंट्स देखोगे आप लोग कई जगहों पर देखने को मिलते हैं, पीलीभीत में पता नहीं है, नहीं कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट, लेकिन लखनऊ में बहुत ज्यादा ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिन मॉन्यूमेंट्स में कुछ इसी तरीके के दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। वो अंदाजा लगा सकते हो आप कि वो मॉन्यूमेंट्स तो आज के समय में बने हुए, कुछ 400-500 साल पहले बने हुए, नवाबों के द्वारा बनवाए गए, है ना। लेकिन ये तो कई सौ साल पुराने भवन हैं, और इन भवनों का स्ट्रक्चर आज के समय में भी ये ऐसा दिखता है जैसा पहले हुआ करता था, ठीक है। तो ये भवन है, इस भवन को तोड़ा गया था, तभी आपको टूटा टूटा दिख रहा है यहाँ पे। ये भवन मैंने बोला ना, वहां के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जैसे पहले थे वैसे आज तक भी है। इस भवन को तोड़ा गया था, और तोड़ने के पीछे का कारण क्या था, और ज्यादा वो खोजना चाहते थे कि भवन में और क्या क्या कार्य हुआ करते थे, और कैसी कैसी चीजों से इस भवन को निर्माण किया गया था, तो उस वजह से इसको तोड़ा गया था। तो ये टूटा हुआ भवन आज के समय का फोटो है, इसका थोड़ा पुराना फोटो अलग तरीके का है, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, ये देखो मैं जो आप लोग को बता रहा था उस समय, ठीक है, ग्रिड पैटर्न जो आपको बता रहा था, मकान किस तरीके से बना करते थे वहां पे। ये होता था पैटर्न बेसिकली मकानों का, कि मकान वहां पर सिंगल किसी भी मंजिल के नहीं होते थे, एक मंजिल नहीं होती थी, इमारतें होती थी वहां पे, है ना। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इमारतें ही होती थी, सिंगल मंजिल वो भी होता था, एक एक फ्लोर के वहां पे फ्लैट भी हुआ करते थे। लेकिन ऐसे फ्लैट भी वहां देखने को मिले हैं जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। ये ऐसा ही नहीं लग रहा कुछ जैसा आज के समय में काशीराम दिखता ना, कुछ इसी तरीके। देखे काशीराम के मकान देखे आप लोग, मायावती जी ने बनवाए थे कुछ समय पहले, तो काशीराम के मकान कुछ ऐसे ही बनवाए गए इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। किसी भी, चाहे आप नौगमा के काशीराम के साइड देख लो, चाहे आवास विकास के काशीराम के साइड देख लो, ऐसी जगहों पर काशीराम के आवास बने हुए कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता है। बाहर से जब भी आप देखोगे ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर होता क्या है कि मकान 1, मकान 2, 3, 4, 5 और फिर ऊपर मकान, फिर ये चलिए, तो ऐसे स्ट्रक्चर होते थे मकानों में, और मकान कुछ इस तरीके के बने हुआ करते थे वहां पे। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर कुछ इस तरीके से है। जितनी चीजें आज पढ़ा दी मैं नोट्स के फॉर्म में भेज दूंगा, इनको याद जरूर कर लीजिएगा, खास करके जो उसकी साइड्स है, ठीक है, साइड्स को याद जरूर कर लीजिएगा। और आरो पढ़ लो, तुम लोग नहीं पढ़ लो, क्या पढ़ लो, प्रीवियस ईयर कर लिया कंप्लीट, प्रीवियस ईयर कंप्लीट किया नहीं किया, कर लिया। हाँ, 2014 तक का तो मैंने करा दिया था, 13 तक का 13 तक का करा दिया है। बाकी कुछ विषय रह गए थे उससे रिलेटेड, वो बचे हुए थे, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है। और अभी भी किसी को अगर कोई दुविधा है आरओ के प्रीवियस ईयर के पेपर करने में, अभी कितने दिन बचे हुए? 4 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। 4 दिन की बात है, आज का डेट हो गई 7 हो गई, 8 9 10 3 ही दिन है। अगर आज का मिला लो तो 4 दिन है, तो आज का मिला के 4 दिन है। जिन लोगों को भी आरओ का एग्जाम देना है अभी वो एक ही काम कर सकते हो, और वो एक काम ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो सिर्फ बैठ के। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारी चीजों को करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हेडिंग्स जो हैं सारे टॉपिक्स की, उन हेडिंग्स पे कार्य करो और ब्लैक पॉइंटेड जो चीजें लिखी हुई हैं उसको पढ़ लो। अभी सिर्फ इतना कर सकते हो 4 दिन के अंदर। ये रिवीजन पैटर्न है आपका, 4 दिन में आसानी से खत्म किया जा सकता है। सिर्फ प्रीवियस ईयर का पेपर जो यूथ वाला मैं आपको करा रहा था वो कर लो सिर्फ और सिर्फ, और उसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन उठा के उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को कर लो। अभी इतना ही कर सकते हो आरओ के पेपर के लिए। अगर इतना कराओगे तो आराम से ये पेपर क्वालिफाई हो सकता है आपकी कुछ प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे भी, अगर इतना कराओगे। अगर इतना हो जाए 10 तारीख तक तो पेपर देने चले जाना, इतना ना हो पाए अगर तुम लोगों से तो अभी पेपर देने चले जाना। तो पेपर देने इसलिए चले जाना मजा आएगा ना फेल होने में, और जब ये मजा आएगा तब जाके आगे पास हो पाओगे, है ऐसा होता है। चलिए, थैंक यू सो मच।